जी भाई, आज हम जो सर्विस स्टार्ट करेंगे उसका नाम है AWS Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जिसको हम कहते हैं AWS EC2, जिसको हम कहते हैं Amazon EC2 भी कहते हैं। ये एक कंप्यूट सर्विस है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, एक सर्विस हमने कवर की थी जिसका एक हमने सिर्फ ओवरव्यू किया था, उसका नाम था AWS S3 सिंपल स्टोरेज सर्विस। आज जो हम स्टडी करेंगे वो उसका कंप्यूट सर्विस है। जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो स्टोरेज सर्विस थी, लेकिन जो जिसको आज हम कवर करेंगे वो हमारे पास एक कंप्यूट सर्विस है। इसकी फुल फॉर्म होती है Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, इसको हम EC2 भी कहते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है EC2, जिसको मैंने आपको बताया, इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं। इसको आप वर्चुअल मशीन्स भी कह सकते हो, इसको आप इंस्टेंस भी कह सकते हो, सर्वर भी कह सकते हो, इंस्टेंस भी कह सकते हो। डिफरेंट इसके नेम्स होते हैं हमारे वर्चुअल मशीन के। जब हम क्लाउड सर्विस मॉडल पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने चीजें डिस्कस की थी कि हमारी जो सर्विसेज होती हैं एक्चुअली उनको तीन पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया है। हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सेकंड में हमारे पास आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड थर्ड में हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर के अंदर जो डिफरेंस होता है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर IT रिसोर्सेज और हमारी हमारे कंट्रोल का होता है कि हमारे पास कितना कंट्रोल, अगर हम सर्विस यूज कर रहे हैं तो किस कैटेगरी के अंडर फॉल कर रही है और उसके ऊपर हमारा खुद का कितना कंट्रोल है, हम उसके लिए कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज हमने डिस्कस की थी, दोबारा पढ़ लेते हैं। AWS offers several compute options to meet different needs. When you consider the services for to use for a given type of workload, it's important that you understand the available compute options. यहाँ पे ये लिखा हुआ है वर्चुअल मशीन्स कंटेनर। तो ये हमारे पास जो वर्चुअल मशीन्स आती हैं ये किसके अंदर आती हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर आती हैं। जो हमारे पास कंटेनर्स आते हैं वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर आते हैं। इसी तरह कुछ ऐसी सर्विस होती हैं जो हमारे पास सर्वरलेस होती हैं, वो हमारे पास कहाँ पे आती हैं, जिस तरह लैम्डा हो गया, लैम्डा भी प्लेटफॉर्म के अंदर आता है। जिस तरह हमारे पास ट्रस्टेड एडवाइजर हो गया, इस तरह की डिफरेंट चीजें आती हैं, वो हमारे पास आती हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर। In the virtual machine category, AWS offer two core services. The first service is EC2. It provides secure and resizable virtual server in the cloud. The second service is Amazon Lightsail. It provides virtual private servers to run simple workload in a cost-effective way. तो हमने पहले भी चीज डिस्कस की थी, हमारे पास जो कंप्यूट के ऑप्शन में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट सर्विस होती हैं कंप्यूट सर्विस के अंदर। लेकिन वहां पे तो हमने बेसिक, जिसको हमने एक ओवरव्यू किया था, वो हमने पढ़ा था कि एक हमारे पास होता है EC2, जिसको हम वर्चुअल मशीन भी कहते हैं, एंड सेकंड हमारे पास होता है लाइट सेल, Amazon लाइट सेल। Amazon लाइट सेल भी जस्ट लाइक EC2 की तरह काम करता है, लेकिन ये आपके पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर आ जाता है और यहाँ पे आपको चीजें मैनेज नहीं करनी पड़ती हैं लाइट सेल के अंदर। EC2 के अंदर और लाइट सेल के अंदर भी हम अपनी जो हमारा वर्कलोड है उसको हम रन करवा सकते हैं, कोई कंप्यूटर ऑप्टिमाइज वर्कलोड है। बट लाइट सेल के अंदर जो है ना, हम कोई ऐसी एप्लीकेशन या कोई ऐसी वेबसाइट जो लाइट वेट हो हमारे लिए, ठीक है, उसको चलाना इजी हो, तो उसके लिए जो ना हम लाइट सेल फिर यूज करते हैं, बजाय कि हम उसको EC2 यूज करें। हाँ, अगर हम उसको लाइट वेट को यूज कर रहे हैं EC2 को बजाय, तो उसके अंदर फिर हमें क्या होगा, कोस्ट इफेक्टिव भी देखने को मिलेगा। ये जो लाइट सेल होती है वो कोस्ट इफेक्टिव होती है देन EC2। इन द कंटेनर कैटेगरी के अंदर हम डिफरेंट चीजें पढ़ी थी। इलास्टिक कंटेनर सर्विस हमने पढ़ा था, ECS पढ़ा था, EKS आ जाता है उसके अंदर, और उसके अंदर डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। इट इनेबल्ड, अगर आप अपनी एप्लीकेशन को कंटेनराइजेशन बनाना चाहते हो, कोई आपकी ऐसी एप्लीकेशन आप चाहते हो मैं उसको कंटेनर के ऊपर रन करवाऊं, तो उसके लिए हम जो हम यूज करते हैं वो हम फिर कंटेनर सर्विस यूज करते हैं। ठीक है, कंटेनर सर्विस ओपन सोर्स टूल भी होते हैं कंटेनर के, डॉकर कंटेनर्स वगैरह होते हैं। बट अगर आप उसको किसी क्लाउड के अंदर आगे यूज करना चाहो, जिस तरह हमारे पास AWS आता है, AWS की कंटेनर सर्विस अलग होती है, गूगल क्लाउड की कंटेनर सर्विस अलग होती हैं, और इसी तरह जो एज्योर है हमारे पास उसकी कंटेनर सर्विस अलग होती हैं। तो हर क्लाउड जो होता है उनकी कंटेनर सर्विस अलग अलग होती हैं। काम सेम ही करती हैं बट उनके थोड़े से नेम के अंदर डिफरेंस होता है। तो हम मोस्टली जो है वो ये यूज करते हैं कंटेनर सर्विस, अगर आप अपने अपने एप्लीकेशन को कंटेनर के ऊपर रन करवाना है। फिर हमने पढ़ा था प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर कौन सी चीजें आती हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर हमारे पास आ जाता है बीन स्टॉक। बीन स्टॉक क्या करती है, आपकी वेब एप्लीकेशन को रन करने में, डिप्लॉय करने में आपकी हेल्प करती है। इसलिए क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर आ रही है, तो ये यहाँ पे हमें चीजों को मैनेज नहीं करना पड़ता है। एक मैनेज सर्विस होती है इलास्टिक बीन स्टॉक। ठीक है, उसकी हमारी एप्लीकेशन किस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रही है, उसका वर्जन क्या है, उसके ऊपर पैचेस किस तरह लगे हुए हैं, उसकी मेंटेनेंस करना उसको, सर्वर को, और वहां पे तमाम चीजें देखना, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके ऑटो स्केलिंग करना, लोड बैलेंसिंग करना। जी आप तक। जी, सलाम सर।
फिर हमारे पास आता है लैम्डा। लैम्डा भी एक कंप्यूटर सर्विस होती है जिसके अंदर भी हम चीजों को कोड के थ्रू रन करवाते हैं, लेकिन लैम्डा क्या होता है, हमारे पास एक सर्वरलेस कंप्यूटर सर्विस होती है। अगर आपने कोई भी वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कोई काम करवाना है, कोई प्रोसेसिंग वाला काम करवाना है, तो उसके लिए फिर हम लैम्डा यूज करते हैं, जो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर आता है। ठीक है, तो इसको भी मैंने डिस्कस किया था। इसी तरह हमने फारगेट को डिस्कस किया था। फारगेट हमारे पास क्या होता है, फारगेट आपके पास भी आपकी एप्लीकेशन को कॉन्टेनराइजेशन बनाने में हेल्प करता है। बट वो भी हमारे पास जिस तरह लैम्डा एक हमारे पास सर्वलेस कंप्यूट सर्विस होती है, इसी तरह हमारे पास जो फारगेट होता है वो हमारे पास होता है सर्वलेस कंटेनर सर्विस होती है। वहां पे हमें चीजों को मैनेज और हैंडल नहीं करना पड़ता। तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे। फिर हम आ जाते हैं कुछ यहाँ पे कंपैरिजन करके बताया हुआ है कि Amazon EC2 ऑन प्रेमिसेस और EC2 के अंदर एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस हमने बहुत इसको डिटेल में पढ़ा था कि वहाँ पे उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगर हम कोई काम ऑन प्रेमिसेस के ऊपर कर रहे हैं या अगर हम उसको काम EC2 के ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमारे पास क्या डिफरेंस होगा। तो वो चीज काफी चीजें हमने पढ़ी थी यहाँ पे। जिस तरह हमारे पास कैपेक्स पोस्ट काम हो जाती है, अगर हम EC2 के ऊपर काम कर रहे हैं हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। रनिंग ऑन प्रेमिसेस सर्वर इज एन एक्सपेंसिव अंडरटेकिंग, हार्डवेयर मस्ट बी procured, and this procurement can be based on project plans instead of an reality of how servers are used। तो यहाँ पे हमारा अगर हम ऑन प्रेमिसेस के ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि हम चीज़ों को किस तरह बाय कर रहे हैं। जो हम हार्डवेयर बाय कर रहे हैं, उनकी नेटवर्किंग कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी काफी कॉस्ट और टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को माइग्रेट करते हैं ऑन द क्लाउड और यूज करते हैं EC2। तो EC2 जब हम यूज करते हैं, EC2 प्रोवाइड वर्चुअल मशीन। तो EC2 हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करती है। EC2 एक्चुअली हमारे पास क्या है, EC2 हमारे पास एक तरह की सर्विस है, एक कंप्यूटर सर्विस है। जब हम EC2 को यूज करेंगे तो EC2 को यूज करते हुए हम क्या बनाएंगे, वर्चुअल मशीन बनाएंगे हम, जो होस्ट होंगी फिजिकल होस्ट AWS डाटा सेंटर के सर्वर के ऊपर, where you can host the same kinds of applications that you might run on traditional या on premises server। जो काम अपने ऑन प्रेम सर्वर के ऊपर करते हो वही काम आप EC2 के ऊपर भी कर सकते हो। It provides secure resizable compute capacity in the EC2 instance। EC2 इंस्टेंस कैन सपोर्ट वैरायटी ऑफ वर्कलोड। तो आप अगर EC2 को यूज कर रहे हो तो उसको आप डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। वहाँ पे आप एप्लीकेशन सर्वर उसको बना सकते हो, वेब सर्वर बना सकते हो, डाटाबेस सर्वर बनाना है, गेम सर्वर, मेल सर्वर, कोई भी आपको काम है, एनी टाइप ऑफ वर्कलोड आप यहाँ पे कर सकते हो EC2 के ऊपर। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे एक ओवरव्यू पढ़ लेते हैं EC2 का कि एक ओवरव्यू होता है क्या EC2 के ऊपर। बाकी हम यहाँ पे इसको आगे से स्टार्ट करते हैं कि EC2 को हम बनाते हैं किस तरह या उसके ऊपर हम काम किस तरह करते हैं। Amazon Elastic Compute Cloud EC2 प्रोवाइड वर्चुअल मशीन। तो हमें वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है EC2। रेफर टू एज, इसको हम EC2 इंस्टेंस भी कहते हैं, वर्चुअल मशीन्स भी कहते हैं, EC2 भी कहते हैं, सर्वर भी कहते हैं इन द क्लाउड। गिव यू फुल कंट्रोल ओवर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इधर माइक्रोसॉफ्ट विंडो। हम कोई भी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसको हमारा फुल कंट्रोल होगा। ठीक है, फुल कंट्रोल का मतलब कि उसके ऊपर जो भी हम उसको मेंटेनेंस करेंगे, पैचिंग लगाएं उसके ऊपर, सिक्योरिटी पैचेस लगाएंगे, उसको हम खुद करेंगे, उसको अपडेट करेंगे, वो सारा कुछ कौन करेगा, जो कस्टमर यूज कर रहा है खुद करेगा। क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास EC2 होता है ना वो हमारे पास फॉल करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर। तो यही तो चीज हम पढ़ रहे थे कि जो भी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के अंदर फॉल करेगी तो उसको मैनेज करना, हैंडल करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एंड यूजर या जो कस्टमर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर यही काम आप ग्रीन स्टॉक के ऊपर कर रहे हो तो वहां पे आपको सारी चीजें नहीं करनी पड़ती। यू कैन लॉन्च इंस्टेंस ऑफ एनी साइज इनटू एन अवेलेबिलिटी जोन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो आप कहीं पे भी इसको लॉन्च कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी हम कोई EC2 बनाते हैं तो जो सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास वो होता है AMI चूज करना। AMI के अंदर क्या होता है, AMI के अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसको बताता है कि हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हैं, तो उसको हम ये वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो EC2 बनाने के लिए, EC2 सर्विस यूज करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप हम परफॉर्म करते हैं, सबसे फर्स्ट टास्क वो हमारे पास होता है AMI। तो उसको चूज करते हैं। Launch instance with a few clicks or a line of code that they are ready in lines, you can control traffic to and from instance। तो वहां पे फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंट चीजें, फायरवॉल, सिक्योरिटी ग्रुप, ACL यूज करते हैं अपनी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पे इसको देखो कि EC2 होता क्या है, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो यहाँ पे उन्होंने इसको ब्रेक कर दिया, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, कंप्यूट का मतलब क्या होता है, क्लाउड का मतलब क्या होता है। इलास्टिक मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको इलास्टिसिटी मिल रही होती है कि आप अपनी चीजों को इंक्रीज भी कर सकते हो, स्केलेबल होती है यहाँ पे चीजें।
आप चीजों को इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। अगर कल को आपकी ट्रैफिक इंक्रीज हो गई है और अपने सर्वर को इंक्रीज करना चाहते हो तो आप इंक्रीज भी कर सकते हो, अगर आप डिक्रीज करना चाहो तो आप डिक्रीज भी कर सकते हो। तो वो किस तरह करते हो, आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक आएगा ऑटो स्केलिंग, तो आप उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ बताने का मकसद ये है कि आपको क्लाउड के अंदर जो इलास्टिक का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे इलास्टिसिटी या स्केलेबिलिटी देखने को मिलती है कि चीजें ऑटोमेटिकली इंक्रीज भी हो रही होती हैं और डिक्रीज भी हो रही होती हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो होता है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे लिए एक कंप्यूट सर्विस का काम करता है, जो जिसको हम चलाने के लिए जो चीज़ों को या हमारी प्रोग्राम को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग का काम करते हैं, जो ये जानते हैं कि 2+2 कितने होते हैं, जिनको ये पता हो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म करने हैं, 2+2 कितने होते हैं, 3 × 2 किस तरह कितना होता है। तो इस सारे काम हमारे ये परफॉर्म करते हैं, जिसको बनाने के लिए हम उसको रैम भी चाहिए होती है, सीपीयू भी चाहिए होते हैं, स्टोरेज भी चाहिए होती है। तो इसलिए हम इसको कंप्यूट कहते हैं, इलास्टिक कंप्यूट। तो क्लाउड का मतलब क्या होता है, क्लाउड का मतलब ये होता है कि आप जो सर्विस यूज कर रहे हो, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ये कहीं क्लाउड के ऊपर होस्ट है, आप उसको टच नहीं कर सकते फिजिकली, उसको आप देख नहीं सकते, बट कहीं ना कहीं वो वर्चुअल मशीन एज काम कर रही है किसी होस्ट के ऊपर। इसलिए इसको हम कहते हैं इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है EC2। EC2 provide virtual machines in the cloud and give you full administrative control over operating system. Most server operating system are supported, यानी कि वहाँ पे डिफरेंट हमारे पास वर्जन आ जाता है, उसको हम देखते हैं कि जाके किस तरह यूज कर सकते हैं। An operating system that run on virtual machine is often called a guest operating system to distinguish it from the host operating system. The host operating system is directly installed on any server hardware that hosts on our। सबसे पहले हमने बात की थी कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक होस्ट होता है। ठीक है भाई, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक होस्ट होता है जो AWS के डाटा सेंटर के ऊपर बना होता है। ये हमने पहले भी डायग्राम बनाई थी कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, होस्ट होगा। मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी गूगल से कि वो किस तरह बने होते हैं, सर्वर किस तरह वहां पे लगे होते हैं। होस्ट के ऊपर क्या होता है, एक लेयर होती है, एक सॉफ्टवेयर लेयर होती है जिसको हम कहते हैं हाइपरवाइजर। उस हाइपरवाइजर के ऊपर हम क्या करते हैं, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, AMI चूज करते हैं, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे चूज करते हैं। ये हमारा होस्ट होता है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे पास होता है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे अगर वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करेंगे, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो क्या रेडी हो जाएगी हमारे लिए, एक वर्चुअल मशीन रेडी हो जाएगी। तो ये हमारे पास होता है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये यहाँ पे इसकी बात करता है। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। विद Amazon EC2 you can launch a number of instance of any size into any। ठीक है, कहीं भी आप उसको कर सकते हो विद इन अ मिनट्स। इंस्टेंस लॉन्च फ्रॉम AMI which are effectively virtual machine template। तो AMI क्या होते हैं, वो आगे जाके डिस्कस हम करते हैं। यहाँ पे आपको ना सम टाइम लॉन्च विजार्ड का देखने को मिलेगा कहीं पे, लेकिन ये आपने आपको अगर आप कंट्रोल के थ्रू लैब कर रहे हो रियल टाइम में, तो आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कहीं भी लॉन्च इंस्टेंट विजार्ड। क्योंकि ये कंटेंट हमारे पास जो हम स्टडी करें थोड़ा सा पुराना है, और हमारे पास जो लैब होगी ना वो थोड़ी अपडेट होंगी, इसलिए ये आप कुछ ऑप्शन होंगे आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है आपको। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जी चलें। सर। जिस तरह हमने एक सर्विस पढ़ी थी AWS की S3, Amazon सिंपल स्टोरेज सर्विस, उसके अंदर हमने क्या चीज डिस्कस की, उसके अंदर जो है ना हमने उसका एक ओवरव्यू भी किया था, बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी थी S3 के अंदर, और साथ में उसकी लैब करके देखी थी। आप उसको परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन मैंने आपको उसको लैब परफॉर्म करके दिखाई थी कि उसके ऊपर एक्चुअली काम किस तरह होता है। कि अगर हम ऐसे सर्विस यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, बकेट क्रिएट करनी पड़ती है। अगर आप बकेट क्रिएट नहीं करेंगे तो आप ऐसी सर्विस यूज नहीं कर सकते, वहां पे कोई भी चीज को अपने ऑब्जेक्ट डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। तो फिर हमने बकेट क्रिएट की थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट अपलोड किए थे, उसके ऊपर प्राइवेसी पॉलिसीज कुछ हमने कॉन्फ़िगर की थी, उसको एक्सेस भी किया था ओवर द इंटरनेट। इसी तरह आज हम पढ़ेंगे कि हम अपने EC2 को किस तरह बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो EC2 को बनाने के लिए हमारे पास 9 स्टेप होते हैं टोटल, 1 से लेकर 9 तक। जब आप ये पूरे 9 स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका EC2 बन जाता है। तो हम इन्हीं को आज 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि हम इसको ना किस तरह इन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने स्टेप किस तरह बनाते हैं। तो 1 बाय 1 हम स्टेप भी साथ पढ़ेंगे, और साथ उसकी लैब भी मैं आपको परफॉर्म करके दिखा दूंगा कि उसको साथ साथ हम बनाते भी रहेंगे ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो जिस तरह हम क्या करते थे अपनी बकेट को क्रिएट करने के लिए, सॉरी S3 को यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, बकेट क्रिएट करते थे, उसके बगैर हम S3 को यूज नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम EC2 के ऊपर काम कर रहे हैं
तो वहां पे भी हमें सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, AMI चूज करना, जिसको हम कहते हैं Amazon मशीन इमेज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई मशीन बना रहे हो तो वो किस इमेज से मिलके बन रही है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलके बन रही है, उसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, उसको हम कहते हैं Amazon मशीन इमेज। Amazon Machine Image AMI is a template that is used to create EC2 instance, which is virtual machine or VM that runs in the AWS cloud. Contains, तो यहाँ पे आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, रेड हैट, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आप चूज या यूज कर सकते हो। Often also has some software pre-installed, तो यहाँ पे इसको यूज करने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि यहाँ पे कुछ पहले सॉफ्टवेयर यहाँ पे बने होते हैं, कुछ चीजें पहले से इंस्टॉल होती हैं यहाँ पे। अगर आपने कंटेनर के ऊपर काम करना है तो वहाँ पे अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो तो वहाँ पे पहले से डॉकर कंटेनर क्या होगा, इंस्टॉल होगा, पहले से कुछ सॉफ्टवेयर, सपोर्टेड सॉफ्टवेयर वहाँ पे मौजूद होते हैं। AMI provide information that is needed to launch EC2 instance. ठीक है, it provides information that is needed to launch the EC2 instance. You must specify a source AMI when you launch an EC2 instance. तो ये तो हमारे पास जो है ना वो कंफर्म है कि जब भी हम EC2 को लॉन्च करेंगे या बनाएंगे तो AMI को चूज हमें करना ही पड़ेगा। You can use different AMIs to launch different types of instance, ठीक है। For example, you can choose one AMI to launch instance that will become web server and another AMI जिसमें अलग कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा होगा to deploy an instance that will host an application server। अगर आप वेब सर्वर बना रहे हैं, एप्लीकेशन सर्वर बना रहे हैं, कोई और सर्वर बना रहे हैं, डेटाबेस सर्वर बना रहे हैं, तो उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट AMI, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो लॉन्च मल्टीपल इंस्टेंसेस फ्रॉम अ सिंगल AMI। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप एक ही AMI से डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम या डिफरेंट इंस्टेंस आप बनाना चाहो तो या बना सकते हो। तो इसको भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे किस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यू कैन चूज मैनी AMI। तो जब भी अपने आप देखो आप अपने AMI चूज करना, तो AMI चूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ मैं जाता हूँ EC2 के ऊपर। तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है AMI चूज करें भाई सबसे पहले आप। तो AMI चूज करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हम AMI कहाँ से चूज कर रहे हैं। ये देखो मैं EC2 इंस्टेंस पे आ गया। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, लॉन्च इंस्टेंस, लॉन्च, अब यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर। तो मैं उस पेज पे आ गया हूँ जहाँ पे मैं अपनी EC2 की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करूंगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास है ना, यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं। ये देखो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे, ये सारी AMI है आपकी, AMI इमेज है आपके, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है Amazon मशीन इमेज AMI। तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर आपका डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। Amazon लिनक्स, Amazon का अपना लिनक्स हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू, विंडोज, रेड हैट। तो आप यहाँ से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हो। आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखा हुआ, वहां पे लिखा हुआ कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम या AMI चूज करने के लिए, अब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोलूंगा, आपको पता चल गया होगा उसके अंदर क्या होता है, प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होते हैं। अब मैं उसको AMI बोलूंगा, ठीक है। AMI चूज करने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। आप क्विक स्टार्ट से भी कर सकते हो उसको, माई AMI से भी कर सकते हो, मार्केट प्लेस से भी कर सकते हो, और कम्युनिटी AMI से भी कर सकते हो। अब इसका डिफरेंस क्या होता है, अगर आप कोई वर्चुअल मशीन बना रहे हो तो उसके लिए आपने AMI चूज करनी है। AMI चूज करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है क्विक स्टार्ट, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको वो तमाम AMI शो हो रहे होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, जो मोस्टली लोग करंटली यूज कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तमाम जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपको यहाँ पे मिल जाते हैं क्विक स्टार्ट के अंदर। फिर हमारे पास आता है माई AMI का, अगर आपका खुद का बनाया हुआ, आपने कोई अपना इमेज बनाया हुआ, अपना कोई फाइल बनाई हुई है, तो उसको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, वो आगे जाके देखेंगे हम किस तरह बनाते हैं, हम इमेज को एक्चुअली कॉपी करते हैं, फिर यहाँ पे हमें शो होता है। मार्केट प्लेस आता है, मार्केट प्लेस के अंदर क्या आता है, AWS एंड ट्रस्टेड थर्ड पार्टी AMI। कि यहाँ पे जो भी AWS से वेरीफाइड है, जिनको AWS रिकमेंड करता है कि आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या आपको स्कैम नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, तो आप इनको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी है भाई साहब, वो यहाँ पे आप इसको यहाँ से चूज कर सकते हैं। कुछ यहाँ पेड भी होते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं, आप कोई भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर हमारे पास आता है कम्युनिटी AMI का, अगर आपने कोई AMI अपने EC2 के लिए यूज करना है तो आप उसको कम्युनिटी से भी यूज कर सकते हैं। कम्युनिटी के लिए क्या होता है, पब्लिश बाय एनीवन, यहाँ पे कोई भी पब्लिश कर सकता है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आके पब्लिश कर सकता है और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे रख सकता है कि आप इसको यूज करें। लेकिन उसको AWS रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है। AWS जो मोस्टली रिकमेंड करते हैं वो कहते हैं अगर आपने AMI यूज करना है तो आप या क्विक स्टार्ट से करो,
या उसको मार्केट प्लेस से करो, ठीक है। कम्युनिटी से मोस्टली रिकमेंड नहीं करते कि आप यहाँ से भी उसको चूज करो अपने एएमआई को। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, या तो क्विक स्टार्ट यूज करते हैं, मार्केट प्लेस यूज करते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं क्विक स्टार्ट के अंदर। तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि एएमआई चूज करने के हमारे पास कितने ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, क्विक स्टार्ट, माई एएमआई, मार्केट प्लेस और कम्युनिटी एएमआई। तो हम जो आज चूज करेंगे वो करेंगे क्विक स्टार्ट से चूज करेंगे, कोई एक एएमआई यहाँ पे चूज कर लेंगे। देखो यहाँ डिफरेंट आ रहे हैं, अमेजोन का लिनक्स, अमेजोन का अपना लिनक्स का एएमआई आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अमेजोन लिनक्स 2 आ रहा है जो अपग्रेडेड वर्जन है इसका, इसका अपग्रेडेड वर्जन है अमेजोन लिनक्स 2, हम ये भी चूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखो नीचे लिखा हुआ वेरीफाइड है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे चूज कर सकते हो, रेड हैट, उबंटू, डिफरेंट विंडो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो हम जो यहाँ पे यूज करेंगे वो हम जो ना लिनक्स यूज कर लेते हैं। हमारे पास देखो यहाँ पे लिखा हुआ फ्री टियर एलिजिबल, कि अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमें बिल नहीं पड़ेगा, इसका कॉस्ट नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लैब परफॉर्म कर रहे हैं। तो मे भी बाकी अगर हम कोई पेड वर्जन यूज करें तो उसके ऊपर मेरे रिस्ट्रिक्शन आए या लैब परफॉर्म ना कर पाए, इसलिए हम यहाँ पे जो फ्री टियर एलिजिबल है वो यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं, सेलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। तो जो फर्स्ट स्टेप था मेरा EC2 बनाने के लिए वो मेरा कंप्लीट होगा कि मैंने एक एएमआई चूज कर लिया है, ठीक है। और उसका नाम क्या है, और उसका नाम है Amazon Linux 2023 AMI। तो मैंने AMI चूज कर लिया, जिसकी कहानी इन्होंने यहाँ पे आपको बताई हुई थी। क्लियर है भाई यहाँ तक? जी सर। तो यहाँ पे सिर्फ आपने इसको रीड करना है, मैक्सिमम कोशिश करें जितना आपसे रीड हो सके इसको रीड करें। तमाम चीजें वही लिखी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। इसको स्किप ना किया करो आप, इन चीजों को आप रीड किया करो खुद से भी। ये कम्युनिटी एमआई जो मेरे को बता दे क्या होता है, मार्केट प्लेस क्या होता है, तो आपने रीड करना है। अब यहाँ पे को बता रहे हैं कि एएमआई का बेनिफिट क्या होता है। बेनिफिट एएमआई का ये होता है कि आप जो है ना एक ही एएमआई से मल्टीपल इंस्टेंस बना सकते हो। एक्चुअली ये कंसेप्ट हमारे पास वहाँ पे यूज होता है जब हम ऑटो स्केलिंग या लोड बैलेंसिंग की लैब करेंगे, तब आपको ज्यादा समझ आएगा कि हम एक ही एएमआई से सेम स्पेसिफिकेशन सर्वर कैसे बना सकते हैं, सेम स्पेसिफिकेशन वाले सर्वर हम एक ही एमएच कैसे डिप्लॉय या लॉन्च कर सकते हैं। तो वो हम जब लोड बैलेंसिंग की लैब करेंगे या ऑटो स्केलिंग की लैब करेंगे तो फिर आपको वहाँ भी आइडिया होगा। लेकिन अभी आप ये समझिए कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल, ठीक है। अगर आपका एक इंस्टेंस चल रहा है, उसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन चल रही है, आपकी ट्रैफिक इंक्रीज हो गई है, और आप चाहते हैं कि मुझे दोबारा से दूसरा इंस्टेंस मैं क्रिएट करूं, तो क्या आपको दोबारा से उसके ऊपर तमाम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को तमाम काम करना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करने पड़ेंगी चीजें? नहीं, आप एक ही एमएच काम करोगे, ठीक है। एक ही एमआई के अंदर आपके पास तमाम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन जो भी उसका कोड है वहां पे होगा, आप उसी को यूज करते हुए मल्टीपल इंस्टेंस बना सकते हो। तो ये काम हम मैनुअली नहीं करते, एक्चुअली ये काम मैनुअली भी कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है। यहाँ पे चीजों को हम ऑटोमेट तरीके से करते हैं, ऑटो स्केलिंग यूज करते हैं यहाँ पे, तो उसकी लाइव हम आगे जाकर करेंगे। बट एक ही एमआई से हम सेम स्पेसिफिकेशन वाले सर्वर बना सकते हैं, मल्टीपल सर्वर बना सकते हैं। तो बेनिफिट हमें क्या मिलते हैं, रिपीटेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, रिकवरेबिलिटी, हमें यहाँ पे कुछ बेनिफिट मिलते हैं। रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, यूज एन यूज एन एएमआई टू लॉन्च इंस्टेंस रिपीटेबली विद एफिशिएंसी एंड प्रिसीजन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक ही एएमआई से आप एक ही इंस्टेंस को बार बार क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक ही एमआई से एक ही इंस्टेंस को बार बार क्रिएट कर सकते हो, रिपीटेबली आप वहाँ पे काम कर सकते हो। रीयूजेबिलिटी, इंस्टेंस दैट आर लॉन्च फ्रॉम द सेम एमआई आर आइडेंटिकली कॉन्फ़िगर्ड, कि आप एक ही एमआई को दोबारा भी यूज कर सकते हो, रीयूजेबिलिटी कर सकते हो। और अगर आपने एक एएमआई से कोई इंस्टेंस वन बनाया है और सेम एएमआई से आपने इंस्टेंस टू भी बना लिया है, तो उनके उनकी स्पेसिफिकेशन सेम होंगी, वो आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल किस लिहाज से होंगे, इस लिहाज से होंगे कि जो सॉफ्टवेयर और जो भी कॉन्फ़िगरेशन इस इंस्टेंस की होंगी, वही कॉन्फ़िगरेशन वही सॉफ्टवेयर इसके अंदर भी इंस्टॉल होंगे, इंस्टेंस टू के अंदर भी पहले से इंस्टॉल होंगे। तो इसका मतलब ये होता है। रिकवरेबिलिटी क्या होता है कि फर्ज कर लें आपने कोई एक इंस्टेंस के ऊपर कोई आपका एप्लीकेशन बनी हुई है, वो चल रही है, और आपका इंस्टेंस जो है ना वो खराब हो गया, काम नहीं कर रहा या बंद हो गया, तो क्या आपको दोबारा दोबारा सारा काम करना पड़ेगा, दोबारा से एएमआई बनानी? नहीं। आप क्या करोगे, आप जब एक एएमआई से कोई इंस्टेंस बनाओगे तो उस इंस्टेंस की एएमआई को कॉपी कर लोगे। हमारे पास एक ऑप्शन होता है एएमआई को कॉपी करने का, मैं अभी यहाँ दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी हम ना EC2 की लैब कर लेंगे, उसका हम आस्ता आस्ता इस तरह पढ़ते जाएंगे तो आपको चीजें क्लियर होते जाएंगे। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है एएमआई को कॉपी करने का, कि हम एएमआई को कॉपी करके रख लेते हैं अपने पास। रखने का मतलब क्या होता है, वो भी होता है रिपीटेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी। ये मकसद होता है कि उसको दोबारा अगर हम यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसलिए हम एएमआई को कॉपी करते हैं कि दोबारा से अगर हम कोई सेम स्पेसिफिकेशन सर्वर बनाना चाहें तो हम उसी एएमआई को चूज करते हुए बना सकते हैं, ठीक है। यू कैन क्रिएट एन एएमआई फ्रॉम कॉन्फ़िगर्ड इंस्टेंस एज अ रिस्टोरेबल बैकअप।
You can replace a failed instance by launching a new instance from the same AMI, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या रहा है, you can replace a failed instance by launching a new instance from the same AMI। अगर आपका एक इंस्टेंस फेल हो गया, वो काम नहीं कर रहा, आपकी एप्लीकेशन डाउन हो गई है, तो आप दोबारा से एक न्यू इंस्टेंस विद इन मिनट्स बना सकते हो विद द सेम AMI। अगर आपने उसको कॉपी करके रखा हुआ है तो फिर आप बना सकते हो, अगर आपने AMI कॉपी नहीं की तो फिर आप उसको नहीं बना सकते। ये एक लिमिटेशन हमारे पास होती है, ठीक है। तो हम वहाँ भी ऐसा करते हैं कि अगर हम ऑटो स्कैनिंग की लैब परफॉर्म कर रहे हैं, ऑटो स्कैनिंग कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तो वहाँ पे भी हम इसको बताते हैं कि आपने जो न्यू इंस्टेंस क्रिएट करने हैं उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो किस AMI से आपने बना रहे हैं, उसका टेम्पलेट क्या होना चाहिए, तो वो सारी चीजें वहाँ पे उसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे कोई चीजें जो मैंने आपको बता दी, इसको सिर्फ आपने रीड कर लेना है, उन्होंने यहाँ पे ये चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। जी स्टूडेंट, तो ये तो हमारा हो गया वेरी फर्स्ट स्टेप जिसमें हम AMI चूज करते हैं, ठीक है। तो AMI हमने पढ़ लिया क्या होता है, उसको किस तरह यूज किया जाता है, उसको क्या बेनिफिट होता है। अब जो सेकंड टाइप हमारे पास, वो हमारे पास है इंस्टेंस टाइप, ठीक है। तो अगर हम अपनी इंस्टेंस को बनाना है EC2 को, तो उसको उसके लिए हमें एक इंस्टेंस टाइप भी चूज करना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टेंस टाइप के अंदर क्या होता है तो बता सकता है, मैंने ये चीजें आपसे पहले भी डिस्कस की हैं। एनीवन को पार्टिसिपेट करना चाहेगी, इंस्टेंस टाइप क्या होता है, उसके अंदर क्या चीजें होती हैं। जब अपना EC2 बनाते हैं तो उसको हम एक इंस्टेंस भी देते हैं, एक इंस्टेंस टाइप्स को देते हैं। जिस तरह हमने AMI चूज करते हैं, इसी तरह इंस्टेंस टाइप भी चूज करते हैं अपने EC2 के लिए। तो सर इसके इंस्टेंस अंदर टाइप सर के अंदर क्या मुख्तलिफ होता कैटेगरीज होती हैं, लाइक टी हो गया सर, एम हो गया, सी हो गया है, वो सर, तो इसके होती अंदर। है, वो तो नो डाउट होती है, लेकिन इंस्टेंस टाइप के अंदर एक्चुअली होता क्या है। AMI के अंदर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इंस्टेंस टाइप के अंदर क्या होता है, सर रैम, और सर उसके सर इसके अंदर सर ठीक है। कैटेगरी होती है सर सीपीयू की, लाइक जिस तरह सर अपनी उसके लिए यूज करना है, मतलब आपका हम्म फंक्शन क्या है, मतलब कोई गेम है सर, या कोई सर आपका डाटा बड़ा है, या आपकी कोई मतलब के वेबसाइट को आपने होस्ट करना है, या आपका कोई मतलब ठीक है आपका साइम, सर कोई। मैं समझ गया हूँ, ठीक है। इंस्टेंस टाइप के अंदर एक्चुअली हमारे पास होता है एक रैम होती है और एक होता है CPU, ठीक है। ये चीज हम डिफाइन करते हैं कि जिस तरह अगर हम देखो लेना चाहें, कोई लैपटॉप लेने जाए बाजार के अंदर, तो उसको हम बताते हैं कि हम जो ना वो उसको हम ये नहीं बताएंगे कि हमें रैम या CPU कितनी चाहिए, तो ऑब्वियसली हम किस तरह लेंगे अपना लैपटॉप, उसको हम ये भी डिफाइन करते हैं कि अगर हमने लैपटॉप लेना है, जिस तरह फर्ज करें हम लैपटॉप ये बाय कर रहे हैं बाजार से, लैपटॉप बाय करने के लिए क्या करते हैं, पहले देखते हैं उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए हमें लैपटॉप के अंदर, फिर देखते हैं कि वहाँ पे उसकी रैम कितनी होनी चाहिए, CPU प्रोसेसर कितना होना चाहिए, कौन सी जनरेशन होनी चाहिए हमारे पास। तो सेम हम EC2 के साथ करते हैं कि वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करेंगे और वहाँ पे हम रैम और CPU हम कितना देंगे अपने अपने EC2 इंस्टेंस को। तो इंस्टेंस टाइप के अंदर रैम और CPU डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। इंस्टेंस टाइप दैट यू चूज डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करता है, रैम, CPU और स्टोरेज। अभी इसको रहने दो, नेटवर्क परफॉर्मेंस। तो रैम और CPU इसके अंदर चीजें होती हैं इंस्टेंस टाइप के अंदर, ठीक है। ये तो पता चल गया कि जब हम अपने, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आप हमने AMI चूज कर लिया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज, AMI ये तो चूज कर लिया। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, सेकंड स्टेप हमारे पास होता है इंस्टेंस टाइप का, कि इंस्टेंस टाइप आपने कौन सा चूज करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास होते हैं, देखो मैं अगर आपको स्क्रॉल डाउन करूँ तो T2 माइक्रो होता है, T2 नैनो होता है, T2 स्मॉल होता है, डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे होते हैं डिफरेंट। ये देखो यहाँ पे अगर मैं T2 माइक्रो यूज कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे पास 1 वर्चुअल CPU होंगे और 1 GB मेरे पास मेमोरी होगी, रैम होगी। इसी तरह अगर मैं T2 नैनो यूज करूंगा तो वहाँ पे मेरे पास 1 वर्चुअल CPU होंगे और 0.5 GB मेमोरी होगी मेरे पास। और अगर आप मैं T2 स्मॉल करूंगा तो वहाँ पे 1 वर्चुअल CPU होगा और 2 GB मेमोरी होगी। इसी तरह जैसे मैं अपनी इंस्टेंस साइज बढ़ाता जाऊंगा, उसके साइज को इंक्रीज करता रहूंगा, T2 मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, तो उसकी वर्चुअल CPU और मेमोरी भी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह हम जो है ना यहाँ पे वर्चुअल CPU यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको चूज कर लेता हूँ, मैं फ्री टीयर वाला यूज करूंगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ फ्री टीयर, कि अगर आप ये यूज करोगे वो बिल नहीं पड़ेगा, तो मैं यही चूज कर लेता हूँ T2 माइक्रो, जो बाय डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ पे मौजूद था। तो यहाँ पे मैंने क्या अपनी वर्चुअल मशीन को दे दिया, एक वर्चुअल CPU दे दिया और 1 GB उसको मैंने रैम दे दी, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंस टाइप। अब इंस्टेंस टाइप को ना, आपको ये तो पता चल गया इंस्टेंस टाइप होता है क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब इंस्टेंस टाइप की कैटेगरीज बनी होती हैं, उनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर में उसको जो ना वो डिवाइड किया होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, जिस तरह मैं आपको बता रहा था T2 माइक्रो, T3 लार्ज, T2 मीडियम। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम पढ़ते किस तरह है। इस तरह देखो T3 लार्ज लिखा हुआ है, T का मतलब क्या होता है, T का मतलब होता है फैमिली नेम, ठीक है, कि किस फैमिली से बिलोंग करता है। जो मैं यहाँ पे इंस्टेंस टाइप यूज कर रहा हूँ, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। फिर आता है 3,
थ्री मतलब होता है जनरेशन नंबर, मैं किस जनरेशन का ले रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं प्रोसेसर ले रहा हूँ वो थर्ड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, किस जनरेशन का वो मेरे पास जो है प्रोसेसर किस जनरेशन का है। फिर मेरे पास आता है लार्ज। लार्ज क्या होता है, आपको साइज डिफाइन करता है कि अगर आप मीडियम यूज कर रहे हो तो वहाँ आपको वर्चुअल सीपीयू और रैम कम मिलेगी, अगर आप लार्ज यूज कर रहे हो तो वहाँ आपको वर्चुअल सीपीयू मेमोरी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। यहाँ पे देखो T2 नैनो है, माइक्रो है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज, टू एक्स लार्ज। यहाँ पे आपका साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे मेरे पास वर्चुअल सीपीयू और मेमोरी भी मेरे पास यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 2 2 2 4 2 8 4 16 8 32। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह पढ़ते हैं T3 नैनो। T3 नैनो का मतलब क्या है कि ये जो इंस्टेंस टाइप है मेरे पास वो टी फैमिली से बिलोंग करता है, थर्ड जनरेशन है, और उसका जो साइज है वो नैनो है। नैनो का मतलब क्या है कि उसके अंदर 2 वर्चुअल सीपीयू है और 0.5 GB रैम है। इसी तरह T3 माइक्रो का मतलब क्या है, T3 माइक्रो का मतलब ये होता है कि मैं जो यहाँ पे इंस्टेंस टाइप यूज कर रहा हूँ वो उसकी जो फैमिली है वो टी फैमिली है, जो उसकी जनरेशन और थर्ड जनरेशन है, उसका जो साइज है माइक्रो। माइक्रो का मतलब है कि उसके अंदर 2 वर्चुअल सीपीयू होंगे और 1 रैम होगी। ठीक है, 1 GB रैम होगी इसका मतलब। इसी तरह आप यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर वर्कलोड, अकॉर्डिंग टू योर नीड, आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। नीचे भी सेम यही चीज आपको बताई हुई है, सिर्फ आपने इसको डिस्कस कर लेना है, यहाँ पे इसको रीड करना है आपने अच्छे से। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो हमारी रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हैं, अगर उसको देखना चाहें तो अपनी मेल कर दें मुझे, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नोट सारे। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि इंस्टेंस टाइप के अंदर होता क्या है, उसको किस तरह यूज किया जाता है और उसके अंदर कौन कौन सी फैमिलीज होती हैं। अब उसकी कैटेगरीज पढ़ लेते हैं इंस्टेंस टाइप की, कि इंस्टेंस टाइप के अंदर फिर क्या होता है कि इंस्टेंस टाइप के अंदर ना हमारे पास डिफरेंट चीजें होती हैं। तो उसको डिवाइड कर दिया इंस्टेंस टाइप को, किस तरह डिवाइड कर दिया, जिस तरह हमने अपनी सर्विस को डिवाइड कर दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर के अंदर, इसी तरह जो हमारे पास इंस्टेंस टाइप होता है उसको भी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हमने डिवाइड कर दिया है। जनरल पर्पस होते हैं हमारे पास, जनरल पर्पस इंस्टेंस, इसको पढ़ना कैसे है आपने। जनरल पर्पस इंस्टेंस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस, मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंस, स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी चूज कर सकते हो। मैं आपको एक ना सिनेरियो बताता हूँ। आप जाते हो, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो समटाइम ऐसा होता है कि वहाँ पे आपके लैपटॉप की प्रोसेसर स्पीड कम होती है, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे अच्छा प्रोसेसर यूज करते हो अपने लैपटॉप के लिए। आप कहते हो मुझे जो ना मेमोरी बेशक कम मिल जाए, 4 GB काफी है मेरे लिए, लेकिन वहाँ पे मैं जो प्रोसेसर है ना वो मुझे कोर i5 या 7 मिले, कोई 6 या 7 जनरेशन का मुझे मिले, ताकि प्रोसेसिंग अच्छी हो मेरे लैपटॉप के अंदर, काम जल्दी हो जाए मेरे पास। लेकिन आप समटाइम कहते हो कि प्रोसेसर तो नो इशू, ठीक है, मेरा गुजारा हो रहा है उससे, लेकिन मुझे जो ना वो मेमोरी ज्यादा चाहिए। ठीक है, मेरा कोई ऐसा वर्कलोड है जो कंप्यूट ऑप्टिमाइज वर्कलोड है, वहाँ पे मैं ज्यादा फाइल्स ओपन करता हूँ, रीड राइट ऑपरेशन ज्यादा करता हूँ, तो मुझे वहाँ पर मेमोरी ज्यादा चाहिए। तो वहाँ पे फिर 16 GB या इस तरह डिफरेंट मेमोरी जो है ना वो 32 GB मेमोरी यूज करते हो अपने लैपटॉप के लिए। सेम काम यही है कि अगर आप कोई ECU बना रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा वर्कलोड किस तरह का है। कंप्यूट ऑप्टिमाइज वर्कलोड है मेरा, मेमोरी ऑप्टिमाइज है, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग वर्कलोड है मेरा, स्टोरेज कंप्यूट ऑप्टिमाइज है। ठीक है, तो आप डिफरेंट इंस्टेंस टाइप यूज कर सकते हो। अगर तो आप जनरल पर्पज, आप कोई टेस्टिंग कर रहे हो, डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम कर रहे हो, कोई टेस्टिंग पर्पज पे कोई जनरल पर्पज कोई सिंपल सी एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हो अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर, तो उसके लिए तो आप ये इंस्टेंस टाइप जो जनरल पर्पज के अंडर आते हैं, टी फैमिली आती है, एम फैमिली आती है, ए फैमिली आती है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, नो इशू। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे आपका कंप्यूट ऑप्टिमाइज है, जहाँ प्रोसेसिंग आपको ज्यादा चाहिए, प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा चाहिए, जहाँ पे प्रोसेसिंग वर्कलोड है आपका, ठीक है, तो वहाँ पे आप फिर क्या करोगे, कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस यूज करोगे। इसका बेनिफिट क्या होगा, कंप्यूट ऑप्टिमाइज का बेनिफिट ये होगा कि वहाँ पे आपको वर्चुअल सीपीयू ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, मेमोरी बेशक आपको कम मिले, लेकिन वर्चुअल सीपीयू आपको वहाँ पे क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, फॉर हाई परफॉर्मेंस आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूट ऑप्टिमाइज यूज करना पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐसा वर्कलोड है जो मेमोरी ऑप्टिमाइज है, जहाँ पे आपको ज्यादा मेमोरी चाहिए, ठीक है, तो वहां पे फिर आप ये यूज करोगे, आर फैमिली, Z1, एक्स फैमिली यूज करोगे, तो वहां पे इस तरह के आप डिफरेंट आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप कोई ज्यादा आपको चाहिए, कोई हैवी वर्कलोड है आपका, या आप कोई गेमिंग एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको ग्राफिक कार्ड भी चाहिए, कोई हैवी वर्कलोड है आपका, तो वहाँ पे फिर आप एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंस यूज कर सकते हो, जिसके अंदर एफ फैमिली, जी फैमिली, G3, G4, पी फैमिली हमारे पास आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर ये यूज कर सकते हो। फिर जहाँ पे आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, जहाँ पे आपको डेटाबेस बना रहे हो, डेटाबेस सर्वर बना रहे हो सीपीयू के ऊपर, वहाँ पे आपको स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंस चाहिए, तो वहाँ पे फिर आप डी फैमिली या एच फैमिली या आई फैमिली यूज कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपका वर्कलोड कैसा है, आपकी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, तो उस बेस पे आप डिफरेंट इंस्टेंस टाइप यूज
यहाँ पे कर सकते हो। जिस तरह देखो, मैंने इंस्टेंस कौन सा यूज किया, मैंने टी फैमिली का यूज किया, T2 यूज किया। क्यों यूज किया है? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वर्चुअल सीपीयू काम है, मेमोरी काम है, मेरे पास गुजारा हो जाएगा इससे। मैं सिर्फ इसको टेस्टिंग पर्पज के लिए करूंगा, इतना काफी है मेरे लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे T2 माइक्रो यूज कर रहा हूँ। जब हमने AMM भी चूज कर लिया, इंस्टेंस टाइप भी चूज कर लिया, तो हमने दो स्टेप कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास आता है कि नेटवर्किंग भी हम करते हैं। ठीक है, जिस तरह कोई काम का, अगर हम यही सेम काम कोई सर्वर हम अपना ऑन प्रेम से बना रहे हैं, फिजिकली बना रहे हैं, तो वहां पे हमें क्या करनी पड़ेगी, केबलिंग बाय करनी पड़ेगी, केबलिंग उनकी आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। तो वही सारा काम हम क्लाउड के ऊपर भी करेंगे जो हम ऑन प्रेम से करते हैं। तो सारा नेटवर्किंग वाला एक पूरा सेक्शन है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होता है नेटवर्किंग का। ये मेरा फेवरेट चैप्टर, मेरा फेवरेट है ये वाला नेटवर्किंग का, कि नेटवर्किंग जो है ना किस तरह करते हैं हम क्लाउड के ऊपर। तो नेटवर्किंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नेटवर्किंग के लिए हमें कितना VPC बनाना पड़ता है। आइडेंटिफाई द वर्चुअल VPC एंड ऑप्शनली द सबनेट। तो VPC जो ना, इसको हम अभी पढ़ लें या आगे जाके पढ़ें? एक मैं देखूँ कि मेरे पास टॉपिक कहाँ पे आ रहा है VPC का, मैं उससे आप जरा बताता हूँ। VPC का टॉपिक, अच्छा यहाँ पे आएगा काफी देर बाद। चलो इसको यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि VPC मेरे पास होता क्या है। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि अगर हम अपना VPC बनाते हैं क्यों है। तो जब भी हम अपना EC2 बनाएंगे क्लाउड के अंदर, कोई वर्चुअल मशीन बनाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी नेटवर्किंग भी करनी पड़ेगी। ये देखो नेटवर्क सेटिंग आ गया। तो नेटवर्किंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक VPC देखना पड़ेगा, हम उसको किस VPC के अंदर रखना चाहते हैं। कि हम जो अपना बना रहे हैं, कि हम अपना जो EC2 बना रहे हैं, वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, उसको किस VPC के अंदर हमने रखना है, उसको किस सबनेट के अंदर रखना है। अब ये सबनेट VPC क्या होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर हम आगे मूव करते हैं। ये देखें, अगर मैं आपसे बोल लूँ कि भाई आपने जो है ना वो एक एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, आपने घर शिफ्ट करना है। ठीक है, आपने जो है ना घर शिफ्ट करना है, आपने किसी दूसरे घर के अंदर जाना है। तो लेकिन वहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे आपको घर बनाना पड़ेगा। आपने जहाँ न्यू जगह जाना है घर रहने के लिए, शिफ्ट होने के लिए, फॉर लिविंग, आपको वहाँ पे घर बनाना पड़ेगा। वो सिर्फ खाली प्लाट है। ठीक है, खाली प्लाट है सिर्फ वो, आपको वहाँ घर बनाना पड़ेगा। तो क्या आप वहाँ पे उसके इर्द गिर्द वॉल भी नहीं है, ठीक है, उसकी वॉल भी नहीं है, तो क्या आप वहाँ पे जा घर का सामान रखते हो जाके सारा कुछ, या हम क्या वहाँ पे जाके अपना AC फ्रिज बेड वगैरह उस प्लॉट के अंदर रख देंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? हम ऐसा पहले करेंगे, पहले वॉल्स क्रिएट करेंगे, वॉल्स क्रिएट करेंगे, वहाँ पे हम ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे घर का। ठीक है, पूरा नक्शा बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, फिर उसके अंदर अपना सामान शिफ्ट करेंगे, और फिर हम खुद उसके अंदर शिफ्ट होंगे। ऐसा नहीं हो सकता तो खाली प्लाट है उसके अंदर जाके हम रहना शुरू कर दें, वहां पे हम अपना घर का सारा सामान रखते हैं, खुद भी वहां पे रहने लग जाए। ऐसा नहीं, क्यों नहीं हो सकता? अगर ऐसा सिनेरियो कोई हो, क्या होगा, फिर हम सिक्योर नहीं होंगे। बाहर वाला कोई भी हमें देख सकता है। ठीक है, हर कोई बाहर से आता जाता हमें जो है वो यहाँ से देख सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं। तो वहां पे हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम खुद को इनसिक्योर फील करते हैं, हम सिक्योर फील नहीं करते। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। हम वॉल्स क्रिएट करेंगे, एक पूरा घर का नक्शा बनाएंगे, ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे, फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे, फिर हम शिफ्ट होंगे वहाँ पे। इसी तरह अगर आपने क्लाउड के ऊपर काम करना है, आपने क्लाउड के ऊपर कोई EC2 बनाना है, कोई वर्चुअल मशीन आपने कोई सर्वर बना के रखना है, तो क्या आप उसको जाके रख दोगे वहाँ पे क्लाउड के ऊपर, प्लेस कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं VPC। ठीक है, जिस तरह घर के एग्जाम्पल दी कि क्या होता है, वॉल क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि हम सिक्योर रहें। कोई आउटर पर्सन हम देख ना पाए कि हम क्या अपने घर के अंदर क्या काम कर रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं, कोई बाहर से हमें देख ना पाए, हमारी प्राइवेसी यहाँ पे जो ना वो डिस्टर्ब ना हो, हम सिक्योर रहें, हम इनसिक्योर फील ना करें। इसी तरह अगर हम कोई EC2 बनाएंगे, तो EC2 बनाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे हमें एक अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं VPC। ठीक है, एक VPC बनाना पड़ेगा। तो VPC बनाने का मकसद क्या होगा कि हम जो है ना, हम सिक्योर रहेंगे, हमारे जो रिसोर्सेज होंगे प्रोटेक्ट रहेंगे, उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक हम किसी को एक्सेस ना दें। ठीक है, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सिक्योर रहते हैं EC2 के अंदर। इसलिए हम अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। हम अपना बनाते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, हम बनाते हैं अपने पब्लिक क्लाउड के ऊपर अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं,
अपने VPC को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं ये हमारा प्राइवेट सबनेट है, और एक को हम कहते हैं ये हमारा पब्लिक सबनेट है। अब प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट क्या होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये फर्ज कर लें ये आपका घर है। मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, ये मुझे ना इजी थोड़ा जरा लगती है, तो जब भी मैं टॉपिक समझाता हूँ ना, तो मैं ये एग्जांपल देता हूँ मोस्टली स्टूडेंट को, तो यहाँ से इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये हमारा घर है, तो ये जो घर है ना, ये इसका मेन गेट है। क्या हो गया, ये घर है, इस घर का ये मेन गेट है, यहाँ एंट्रेंस गेट है ये वाला हमारा। ठीक है, यहाँ से हर कोई आ सकता है। लेकिन क्या है कि इस घर को ना हमने दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये एक तो हमारा फैमिली पार्ट है जो बैक एंड पे है, यहाँ पे सिर्फ फैमिली मेंबर जा सकते हैं, यहाँ पे और कोई नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ पे फैमिली मेंबर सिर्फ जा सकते हैं। जो हमारे गेस्ट वगैरह आते हैं, जो हमारे दोस्त वगैरह आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, या कोई हमारा कोई नेबर से कोई आता है, उनको हम कहाँ पे बिठाते हैं, उनको हम इस एरिया में बिठाते हैं जो हमारा प्राइवेट है, जो हमारा सॉरी पब्लिक है। यहाँ पे हर कोई आ सकता है, कोई भी आके यहाँ बैठ सकता है। यहाँ पे जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे हमारी फैमिली रहती है। यहाँ पे सिर्फ घर के फारिग आ सकते हैं, मखसूस अफराद, लिमिटेड लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, हर कोई यहाँ पे जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं ये हमारा प्राइवेट पार्ट है, और ये हमारा क्या है, पब्लिक पार्ट है, यहाँ पे हर कोई आ सकता है। इसलिए जब अपना EC2 बनाते हैं और अपना VPC बनाते हैं, तो VPC के अंदर भी हम ये चीजें कर देते हैं कि एक पार्ट को हम क्या करते हैं, प्राइवेट कर देते हैं कि वहां पे कोई भी नहीं आ सकता, उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, और एक को हम कर देते हैं पब्लिक कर देते हैं कि यहाँ पे हर कोई आ सकता है। ठीक है, ये अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर हमने कोई अपनी डेटाबेस बनाई हुई है, तो डेटाबेस हम सिक्योर तरीके से रखते हैं, उसको हर कोई डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, तो उसको डेटाबेस होती है उसको बनाते हैं प्राइवेट सबनेट के अंदर। जिनमें डेटाबेसेस होती हैं, कंपनी की डेटाबेस होती है, सिक्योर तरीके से पड़ी होती हैं, इसलिए उसको हम बनाते हैं प्राइवेट सबनेट के अंदर, तो इसको हम सबनेट कहते हैं। ये जो हमने पार्ट बनाए हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं सबनेट, ये हमारा होता है सबनेट। इसी तरह जो हमारा पब्लिक पार्ट है, तो इसको हम कहते हैं ये हमारा पब्लिक सबनेट है। पब्लिक सबनेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम कोई ऐसा ICQ रखते हैं, कोई वेब सर्वर, जिसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। ठीक है, कोई भी ट्रैफिक आ रही है वो डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन नहीं है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन इसको हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, इसको सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है जिसको हमने परमिशन साइन की हुई है। इसलिए इसको हम सिक्योर तरीके से रखते हैं बैकएंड के ऊपर, जिसको हम प्राइवेट सबनेट भी कहते हैं। तो ये हमारा होता है पब्लिक सबनेट। मोस्टली जब हम इसी के ऊपर काम करते हैं, तो जो हम मल्टी टीयर आर्किटेक्चर बनाते हैं, समटाइम 2 टीयर आर्किटेक्चर, 3 टीयर आर्किटेक्चर बनाते हैं, तो उसमें जो हमारी डेटाबेसेस होती हैं उसको हम प्राइवेट सबनेट में रखते हैं, और जो हमारे एप्लीकेशन वेब सर्वर होते हैं उनको हम रखते हैं पब्लिक सबनेट के ऊपर, ताकि वो डायरेक्टली हमारे जो यूजर होते हैं, जो पब्लिक होती है, उससे कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, तो यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं। After you choose an AMI and instance type, you must specify the network location where the EC2 instance will be deployed. आपने इसको कहाँ पे रखना है, किस नेटवर्क के अंदर रखना है, उसके लिए पहले अपना VPC बनाना पड़ेगा, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर भी सबनेटिंग करके उसको ये देखना पड़ेगा कि उसको हमें पब्लिक के अंदर रखना है या उसको हमें प्राइवेट के अंदर रखना है। इसके अंदर एक और डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि अगर कोई ऐसा इंस्टेंस है जिसको आपने फर्ज करो आपने दो वर्चुअल मशीन बना ली है, एक वर्चुअल मशीन को आपने रख दिया प्राइवेट सबनेट के अंदर, एक वर्चुअल मशीन को आपने रख दिया पब्लिक सबनेट के अंदर, तो उसके अंदर क्या डिफरेंस होगा, डिफरेंस ये होगा कि वो वर्चुअल मशीन जो प्राइवेट सबनेट के अंदर पड़ी होगी उसको पब्लिक IP नहीं मिलेगा, उसको हमेशा एक प्राइवेट IP साइन होगा। लेकिन ऐसी वर्चुअल मशीन जिसको आपने पब्लिक सबनेट के अंदर होस्ट किया हुआ है, उसको हमेशा पब्लिक IP प्राइवेट IP दोनों मिलेंगे, तो उसको पब्लिक IP थ्रू एक्सेस कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। बट प्राइवेट सबनेट के अंदर जिसे पड़ी होगी उनको पब्लिक IP नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उनको हम एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली ओवर द इंटरनेट। When you launch an instance in a default VPC, AWS will assign it a public address by default. डिफॉल्ट VPC का मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पे मैंने जो ना, अब मैंने इसको बता रहा हूँ, तो मैं एक EC2 बनाना है, तो EC2 बनाने के लिए कह रहा है VPC सेलेक्ट कर लें। तो क्योंकि मैंने अभी अपना खुद का VPC नहीं बनाया, वो हम बनाएंगे आगे जाके किस तरह बनाते हैं, तो यहाँ पे जो है ना, अगर मैंने खुद का नहीं बनाया तो मुझे डिफॉल्ट VPC ऑप्शन मिलती है, यहाँ पे आप डिफॉल्ट रख सकते हो। कोई डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, पहले से बना हुआ है VPC, आप उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या चूज कर लिया, जो डिफॉल्ट VPC बना हुआ मेरे पास पहले से, मैंने उसको चूज कर लिया आपने। ठीक है, तो जब मेरा EC2 बनेगा वो कहाँ पे होस्ट होगा, इस VPC के अंदर जाके बनेगा। When you launch an instance into a non-default VPC, non-default VPC मतलब क्या होता है कि जब हम खुद बनाते हैं VPC, ठीक है, अभी हमने नहीं बनाया तो इसलिए वो हमें वहां पे शो नहीं कर रहा। The subnet has an attribute that determine whether instance that are launched receive a public IP from a, ठीक है,
वो यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि जब आप डिफॉल्ट वीपीसी चूज करते हो ना, तो उसको ऑटोमेटिकली पब्लिक आईपी मिल जाती है। देखो क्या कह रहा है वो, जो ऑटो साइन पब्लिक आईपी क्या है, इनेबल है। अगर यहाँ पे मैंने अपना खुद का वीपीसी बनाया होता तो यहाँ पे मैं वो चूज करता, बजाय कि मैं डिफॉल्ट चूज कर रहा हूँ। अगर मैं अपना चूज करता तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे डिसेबल मिलता मुझे बाई डिफॉल्ट। मुझे इसको मैनुअली यहाँ पे आगे इनेबल करना पड़ता। तो यहाँ पे आपको ये चीज बता रहा है। ठीक है, अगर आप डिफॉल्ट वीपीसी चूज करते हो अपने इसको बनाने पर, तो आपको पब्लिक आईपी ऑटोमेटिकली मिल जाती है। अगर आप नॉन डिफॉल्ट वीपीसी को कस्टम वीपीसी चूज कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको पब्लिक आईपी नहीं मिलती, आपको बाई डिफॉल्ट उसको इनेबल करना पड़ता है। ठीक है, बाई डिफॉल्ट वो क्या होता है, डिसेबल होता है। By default, AWS will not public IP address to, ठीक है वो बता रहा है, you can control whether the instance receive public IP in two ways. First, you modify the public IP, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि नेटवर्किंग किस तरह करते हैं हम अपने क्लाउड के अंदर, कि नेटवर्किंग जो सेक्शन है उसको हम किस तरह देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेटवर्किंग के अंदर हमने वीपीसी चूज किया। फिर हमने ये बताया कि हम इस वीपीसी के अंदर जो हमारा EC2 इंस्टेंस बन रहा है, क्या हमने उसको एक पब्लिक आईपी देनी है कि नहीं देनी, तो उसको हम यहाँ से चूज करेंगे, इनेबल या डिसेबल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा है नेटवर्किंग के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है आईएम रोल, कि रोल क्या होता है। ठीक है, हमने 3 स्टेप कर लिए, एक एएमए चूज कर लिया, इंस्टेंस टाइप चूज कर लिया, किस तरह करते हैं, नेटवर्किंग सेटिंग हमने कर ली। ठीक है, अब हम चूज करेंगे आईएम रोल हम किस तरह उसको बनाते हैं, या आईएम रोल किस तरह साइन करते हैं। सर एक तो क्वेश्चन है। जी पूछें बिल्कुल। तो जो हमारे पास फोर्थ स्टेप है भाइयों, वो हमारे पास यहाँ पे आईएम रोल किस तरह हमने साइन करना है। आईएम रोल क्या होता है, कि आईएम रोल बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है आईएम रोल। अब आप देखो, आपका EC2 बना हुआ है। ठीक है, आपका EC2 बना हुआ है यहाँ पे, आपका EC2 सर्वर चल रहा है, वहाँ पे कोई प्रोसेसिंग हो रहा है। EC2 जो ना वो ऐसा सर्वर है कुछ जो वहाँ पे ना आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, डाटा को प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करते वक्त करने के बाद वो क्या करता है, वो आपके डाटा को कहीं ना कहीं स्टोर करता है। उसने कहाँ पे स्टोर करना है, उसको S3 के अंदर स्टोर करना है डाटा को, या उसको जो ना EC2 के साथ S3 को S3 के साथ कनेक्ट करना है, और हमारा जो सर्वर है उसको बैकएंड के ऊपर हमने अपने डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह होता है कि अगर मल्टी टियर आर्किटेक्चर बना रहे हैं तो हम अपने सर्वर को अपने डेटाबेस से कनेक्ट करवाते हैं, या उसको उसके स्टोर के साथ कनेक्ट करवाते हैं जहाँ पे वो चीज़ों को स्टोर कर रहा होता है। तो ये हमारी डेटाबेस हो गई है। और यहाँ पे देखो हमारा जो EC2 है ना, अपने इसे चीज़ों को स्टोर करना है, S3 के अंदर भी स्टोर करना है, डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो इसको किस तरह पता चलेगा मैंने स्टोर करना है चीज़ों को, या मैंने कम्युनिकेशन करना है S3 से या डेटाबेस से करना है। अगर S3 से कम्युनिकेशन करना है तो डाटा स्टोर करना है S3 के अंदर, तो मैंने किस बकेट के अंदर जाके स्टोर करना है चीज़ों को, तो किस तरह पता चलेगा, वहां पे हम चूज करते हैं रोल। एक रोल असाइन करते हैं कि भाई आपका ये रोल है कि आप S3 से कम्युनिकेशन कर सकते हो, उसको एक रोल असाइन कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह जो ना हम बैंक के अंदर जाते हैं, फर्ज कर लें बैंक के अंदर बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा होता है। ठीक है, अंदर जो ना वो कैशियर होता है, अंदर मैनेजर होता है। अब जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मैनेजर की सीट पे आके नहीं बैठ सकता, या जो कैशियर है वो सिक्योरिटी गार्ड की जगह जाके खड़ा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि उनका उनको वो रोल असाइन नहीं हुआ हुआ। जो भी उनको टास्क असाइन किया हुआ है वो वही टास्क परफॉर्म करेंगे, वही काम करेंगे। उनका वो रोल ही नहीं है, जो उनको रोल असाइन किया हुआ वही टास्क परफॉर्म करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। इसी तरह अगर हमने EC2 को किसी चीज से कम्युनिकेशन करवाना है, किसी सर्विस से, किसी एक सर्विस को क्लाउड के अंदर एक सर्विस को दूसरी सर्विस से कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रोल असाइन करते हैं। जिस तरह यहाँ पे हम EC2 को कम्युनिकेशन करवा रहे हैं S3 से, या EC2 को कम्युनिकेशन करवा रहे हैं डेटाबेस से कनेक्ट करवा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक रोल असाइन करना पड़ेगा। उसके बगैर ये चीजों को यूज नहीं कर पाएगा। रोल हम एक और जगह भी जाके यूज करेंगे, जब हम जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन टूल्स पढ़ेंगे, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि AWS की अपनी सर्विस होती है। जिस तरह हमारे पास ओपन सोर्स टूल होते हैं ना कॉन्फ़िगरेशन के, हमारे पास पपेट होता है, शेफ होता है, एनसिबल होते हैं। इसी तरह AWS के अपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन टूल होते हैं जिसको हम कहते हैं सिस्टम मैनेजर। AWS सिस्टम मैनेजर अपना एक टूल होता है, उसको यूज करते हैं कि हमारे पास अगर 100 इंस्टेंस है, अगर हमारे पास 100 इंस्टेंस हैं, तो उनको हम इन टूल्स के थ्रू जो है ना वो मैनेज कर रहे होते हैं, उनको कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। जो भी पैचेस हैंडल करना सारा कुछ इसके थ्रू कर रहे होते हैं। तो सिस्टम मैनेजर अलग सर्विस है, EC2 अलग सर्विस है। तो अब हम जो भी EC2 बनाएंगे वो हमें यहाँ पे नजर आएगा, सिस्टम मैनेजर के अंदर। क्यों नजर आएगा, क्योंकि उसको हमने कॉन्फ़िगर करना है, मैनेज करना है। तो कैसे नजर आएगा, देखो अब यहाँ पे एक सर्विस दूसरी सर्विस से कम्युनिकेट कर रही है, कम्युनिकेशन कर रही है, तो यहाँ पे भी एक रोल साइन होता है उसको, एक इसको हम कहते हैं IAM रोल।
IAM एक रोल होता है, उसको हम साइन करते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें, एक सर्विस को दूसरी सर्विस से कम्युनिकेशन करवाने के लिए उसको एक रोल असाइन करते हैं। अगर रोल असाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो कभी भी कम्युनिकेट या उससे कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, does software on EC2 instance need to interact with each with other AWS service? If yes, attach an appropriate IAM role। आपका EC2 है या EC2 के अलावा कोई सर्विस है, अगर उसने किसी दूसरी सर्विस से कम्युनिकेशन करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो उसको एक IAM रोल असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, रोल क्या होता है वो हम पढ़ेंगे जब हम IAM सर्विस जाकर पढ़ेंगे, वहाँ पे डिफरेंट रोल के बैकग्राउंड में एक पॉलिसी होती है, पॉलिसी अटैच करते हैं कि आप क्या क्या काम परफॉर्म कर सकते हैं। An AWS IAM role that is attached to EC2 instance is kept an instance profile। तो जो हम IAM रोल असाइन करते हैं उसको कहाँ पे रखा जाता है, इंस्टेंस प्रोफाइल के अंदर रखा जाता है। तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एडवांस डिटेल। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एडवांस डिटेल के ऊपर, फिर स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आएगा इंस्टेंस प्रोफाइल। ये देखो ये आ रहा है इंस्टेंस प्रोफाइल, कि मैं EC2 बना रहा हूँ। अब EC2 बनाते वक्त अगर मैंने इसको कोई रोल असाइन करना हो तो मैं यहाँ पे कोई ना कोई रोल असाइन कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे अभी फिलहाल कोई भी रोल नहीं बना हुआ। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा EC2 S3 से कम्युनिकेट करे, वहां पे चीजों को स्टोर करे, तो मैं यहाँ पे उसको रोल साइन कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा EC2 मैंने उसको डेटाबेस से कम्युनिकेशन करवाना है, वहां पे चीजों को स्टोर करने के लिए, तो वहां पे मैं उसको एक रोल साइन करूंगा। तो यहाँ मेरे पास अभी कोई रोल नहीं बना हुआ इंस्टेंस प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्रिएट न्यू IAM रोल बना सकता हूँ, एक रोल साइन करूंगा, रोल बनाऊंगा। जैसे मैं रोल बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पे वो शो करेगा कि आपका ये रोल बन गया। ठीक है, तो ये IAM सर्विस है, अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ये जो ना, ये देखो यहाँ पे डिफरेंट, मैं उसे बता देता हूँ फुल किस तरह दिखाई देता है इसका। तो रोल हम बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, यूजर भी क्रिएट करेंगे, उनको डिफरेंट रोल असाइन करेंगे। तो ये देखो डिफरेंट रोल है मेरे पास यहाँ पे। AWS सर्विस रोल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस रोल फॉर सपोर्ट, ट्रस्टेड एडवाइजर, अगर आपने किसी भी चीज़ से कम्युनिकेशन करना है तो आप उसको रोल असाइन कर सकते हो। तो ये मेरे पास कुछ प्री डिफाइंड रोल्स हैं। अगर आप अपना रोल असाइन करना चाहो, खुद बनाना चाहो, तो आप क्रिएट रोल खुद से भी बना सकते हो, एक अपना रोल बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आपको बता रहा है कि आपने किसके लिए रोल बनाना है, EC2 के लिए बनाना है, लैम्डा के लिए बनाना है, डिफरेंट यहाँ तरह के आप काम कर सकते हो। तो हम जो रोल बनाते हैं सर एक वो कहाँ क्वेश्चन पे है। जाके, एक मिनट, हम जो रोल बनाते हैं कहाँ पे जाके साइन करते हैं, इंस्टेंस प्रोफाइल के अंदर जाके उसको रोल को असाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अटैचिंग अ रोल ओनली एट इंस्टेंस लॉन्च, यू कैन ऑल्सो। वो कह रहा है कि यू कैन, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर देखो अगर मैं EC2 बना रहा हूँ, ये क्या हो गया, अगर मैं EC2 बना रहा हूँ तो अगर मैं यहाँ पे रोल असाइन करना भूल गया हूँ, ठीक है, तो मैंने EC2 बना दिया, तो आप उसको बाद में भी रोल असाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने EC2 बना दिया, अब मैं उसको रोल असाइन नहीं कर सकता, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपने कोई EC2 बना दिया तो आप उसको दोबारा भी रोल असाइन कर सकते हो एग्जिस्टिंग इंस्टेंस को। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें वही लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया, आप इसको रीड करना है यहाँ से। You can attach IAM role when you launch instance, but you can also attach a role to already running EC2 instance। तो आप चाहे आप बना रहे हो या आपका बन चुका है, आप किसी भी इंस्टेंस को रोल असाइन कर सकते हो इजीली। यूजर डाटा क्या होता है, ऑप्शनल, ये ऑप्शनल होता है आपके पास। स्पेसिफाई यूजर डाटा स्क्रिप्ट एट इंस्टेंस लॉन्च, यूज यूजर डाटा स्क्रिप्ट टू कस्टमाइज रनिंग एनवायरनमेंट ऑफ योर इंस्टेंस, स्क्रिप्ट रन द फर्स्ट टाइम द इंस्टेंस स्टार्ट, कैन बी यूज स्ट्रेटेजिकली। एक्चुअली आप यहाँ पे जाओगे ना, जब मैं इंस्टेंस बना रहा हूँ तो आप बिल्कुल लास्ट पे जाओगे तो आपको एक ब्लैंक बॉक्स मिलेगा, ये देखो यूजर डाटा आगे लिखा हुआ है ऑप्शनल। आप चाहते हो कि मैं जो है ना वो हमारा यहाँ पे कोई EC2 बन जाए। ठीक है, मैं EC2 बना रहा हूँ, लेकिन जैसे मेरा EC2 बने, मेरी कोई वर्चुअल मशीन बने, तो उसके अंदर ना कुछ फाइल्स बन जाए, उसके अंदर कुछ डायरेक्टरीज फोल्डर्स फाइल बन जाए, तो वहां पे मैं उसको कमांड दे सकता हूँ, कुछ स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। जैसे मैं स्क्रिप्ट करके लॉन्च इंस्टेंस करूंगा तो मेरा जैसे EC2 बनेगा उसके साथ ही मैं जो यूजर डाटा होगा वही बन जाएगा, उसके साथ मेरा स्क्रिप्ट रन करेगा, जो मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी होंगी वो क्या होंगी, रन हो जाएंगे। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, यम अपडेट, क्या अपडेट करो, यम इंस्टॉल wget। तो ये मैंने चीज, अब कोई वेब सर्वर मैंने इंस्टॉल करना है या कोई मैंने फाइल बनानी है, कोई मैंने सर्वर बनाना है, तो उसके लिए जो है ना आप यहाँ पे उसको लिख सकते हो। अगर आपने इसको नहीं लिखा है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ EC2 इंस्टेंस, आप इसको लिखना भूल जाते हो यूजर डाटा को, तो फिर आप मैनुअली आपको करना पड़ेगा। मैनुअली किस तरह करना पड़ेगा, आप
अपने वर्चुअल मशीन को एक्सेस करोगे रिमोटली, एक्सेस करके उसके अंदर जाओगे, अंदर जाके फिर आप क्या करोगे, वहां पे चीजों को खुद बनाओगे, कमांड लिखोगे वहां पे जाके sudo su करके, कैट की मदद से या यम इंस्टॉल करके डिफरेंट चीजें आप वहाँ पे खुद करोगे, स्क्रिप्ट लिखोगे वहाँ पर, ठीक, जो भी आपने इंस्टॉल करना है, फाइल क्रिएट करनी है, डायरेक्टरी बनानी है, तो वहाँ पे खुद करोगे। आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कमांड लिख सकते हो, तो वैसे भी आप कर सकते हो इंस्टाल बनाने के बाद। ठीक है, तो ये मेरे पास होता है यूजर डाटा। सर इसका बस यही यूज केस है कि EC2 बनने के बाद अगर हमने कोई डायरेक्टरी बनानी हो या कोई फाइल क्रिएट करनी हो तो हम इसके लिए यूज करते हैं यूजर डेटा को, या कोई और भी? वेब सर्वर आपने बनाना है, ठीक है, वेब सर्वर के अंदर आपने कोई एप्लीकेशन बनाना, कोई वेब एप्लीकेशन होस्ट करनी है, कोई कोड वगैरह लिखना है, तो आप उसको भी यहाँ से कर सकते हो। जो यूजर डाटा होता है ना, आप यहाँ पे एक पूरा स्क्रिप्ट लिख सकते हो अपनी एप्लीकेशन का, कि पहले ये करो। यहाँ पे एक्चुअली क्या लिखते हो, आप लिखते हो कि भाई पहले जो ना आपने उसको बिन बैश करके आपने उसको करना है, फिर यम अपडेट करना है आपने, यम अपडेट करना है, ठीक है, अपडेट करके फिर आपने क्या करना है, यम इंस्टॉल HTTPD करना है आपने, ठीक है, ये करके आपने वहाँ पे कुछ विम की मदद से कोई फाइल बना देनी है, ठीक है, या कोई आपने जो ना वो टच की मदद से टच फाइल वन बना देनी है। जहाँ भी बनानी है उसको हम जो है वो यहाँ कोई पाथ दे देंगे कि हमने फाइल कहाँ बनानी है। कोई आपने डायरेक्टरी बनानी है तो डायरेक्टरी की कमांड दे देंगे, डायरेक्टरी सर वन। आप यहाँ इस पर तरह यहाँ सर डिफरेंट जो चीज़ें लिख सकते हो। इन्वायरमेंट है सर वो सेट कर सकते हैं ना सर इसके अंदर से? क्या कर इसका सकते सर हैं, इन्वायरमेंट सेट मतलब सर आप अपडेट कर रहे हैं जो डिफेंसेस इंस्टॉल कर रहे हैं आप, सर वो कर सकते हैं यहाँ से? मतलब मैं समझा नहीं इन्वायरमेंट किस सर तरह से। डिपेंडेंसीज जो होती हैं सर लाइक हाँ वही सारी आप चीज़ें, डॉकर, हाँ अपडेट वगैरह सर वो चीज़ों को इंस्टॉल करना, यूटिलिटी जो होती है उसको इंस्टॉल करना, सारा कुछ वो यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नहीं भी करते तो मोस्टली हम सर यहाँ पे नहीं डॉकर की करते, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती। हो लेकिन सकती हम है, मोस्टली क्या करते हैं, हम जब उसको वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो उसको रिमोटली ठीक है एक्सेस करके फिर हम उसके अंदर जाके वो सारी चीज़ें करते हैं। तो ये ऑप्शन होता है हमारे पास। जी क्या पूछ रहे हैं ठीक साहब? है। सर जो अभी तक आपने सर सारा जो एक्शन परफॉर्म किया है सर EC2 के लिए सर मैन्युअली से कंसोल से, सर हम्म। आप इसको CLI से करेंगे परफॉर्म लैब में? हाँ सिलेक्ट थ्रू भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं आप काम, ठीक है। आप कंट्रोल थ्रू भी ठीक कर है सकते हैं, आप सिलेक्ट थ्रू भी कर सकते हैं। सर, मैं वो ऊपर आप करके करके दिखाएंगे दिखाऊंगा, हमें? कर दूंगा, ठीक है भाई, वो उसकी भी हम लैब रख लेंगे, कर दूंगा मैं आपको। सर वो जो यम आपने कहा था, वो यम का क्या मतलब है, जो आपने अभी ऑप्शन यम बताया था? एक पैकेज मैनेजर होता है जो आपकी चीज़ों को इंस्टॉल करने में भी हेल्प करता है, ठीक है, यम हो जाता है हमारे पास। एक और होता है हमारे पास, सर पिप होता है? नहीं वो जो ubuntu में हम यूज़ करते हैं, तो ओके ओके। क्या होता है उसका नाम, मुझे भूल गया, एक यम होता है एक, चलो वो देख लेंगे। वो इस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर आपने कोई इंस्टॉल करना है, कोई चीज़ें कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आपने इंस्टॉल करने हैं, तो पैकेज मैनेजर कुछ होते हैं, डाउनलोडिंग पैकेज मैनेजर, ये हम यूज़ करते हैं वहाँ पे। इसकी मदद से हम अपने सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास जो 6 स्टेप आता है वो आता है स्टोरेज। कि अब देखो हम अपना लैपटॉप लेने जा रहे हैं, तो लैपटॉप के लिए हमने ऑपरेटिंग सिस्टम भी चूज कर लिया, उसको कितने कौन सा प्रोसेसर देना है वो भी चूज कर लिया, कितने जीबी रैम होनी चाहिए वो भी चूज कर लिया। और अब हम ये चूज करेंगे कि हम अपने उसके साथ जो हमने स्टोरेज अटैच करते हैं अपने लैपटॉप के साथ, जो ड्राइव अटैच करते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल ड्राइव जो अटैच करते हैं, वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वो भी हम डिफाइन करेंगे ऑब्वियसली। तो वो भी हम जब EC2 बना रहे हैं तो सेम काम ये भी करेंगे, तो उसको हमने स्टोरेज कितनी देनी है, ठीक है, वो अब स्टोरेज वाला ऑप्शन यहाँ पे हम देखेंगे। सर वो APT होता है सर उसके अंदर हाँ ऐप होता है, मतलब? APT होता है वो। कॉन्फ़िगर द रूट वॉल्यूम वेयर द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड। ये अगर हम अपना EC2 बना रहे हैं तो उसके लिए उसको हम ऑपरेटिंग जो उसका जो रूट वॉल्यूम होगा, जो बूट वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, जिस तरह हमारा आपका लैपटॉप है उसमें C ड्राइव होती है ना, वहाँ पे जाकर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जाकर इंस्टॉल हो जाता है। इसी तरह अगर हम अपनी वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक रूट वॉल्यूम देना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टोरेज। जिसमें वो 256 GB, 512 GB, इस तरह हम डिफरेंट ऑप्शन वहाँ पे उसको हम देते हैं, तो उसको रूट वॉल्यूम असाइन करते हैं। अटैच एडिशनल स्टोरेज वॉल्यूम, अगर आप एडिशनल स्टोरेज वॉल्यूम देना चाहो उसको अलग से, उसको कोई पार्टीशन, जिससे हम पार्टीशन करते हैं कि सी ड्राइव बना देते हैं हम, ठीक है, कोई 100 GB की सी ड्राइव बना दी, 100 GB की D ड्राइव बना दी, 100 GB की E ड्राइव बना दी, डिफरेंट पार्टीशन कर देते हैं। तो इसी तरह अगर आप सी ड्राइव के अलावा कोई एडिशनल स्टोरेज वॉल्यूम भी यूज करना चाहो तो वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो अपने EC2 के साथ, ठीक है भाई। AML माइट ऑलरेडी रीवील मोर देन वन वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप क्या करते हो,
आपका जीबी कितने, डिस्क का साइज क्या होना चाहिए, वॉल्यूम टाइप क्या होना चाहिए, एसएसडी होना चाहिए या एसडीडी। जिस तरह हम देखो, हम कहते हैं कि हमें जो है ना वो स्टोरेज चाहिए, और हमें स्टोरेज चाहिए 256 GB। लेकिन जो 256 GB है ना, वो हमारे पास होनी चाहिए, हमें एसडीडी चाहिए, एसएसडी चाहिए। अगर एसएसडी चाहिए तो उसके अंदर भी हमें एनवीएमई चाहिए, एम2 चाहिए। तो डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन होते हैं। इसी तरह अगर हम अपनी वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, उसको भी सेम लाइक लैपटॉप हम उसको स्टोरेज असाइन करेंगे, तो जहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जाके इंस्टॉल होगा, रूट वॉल्यूम जिसको हम कहेंगे। अगर आप उसको एडिशनल स्टोरेज अटैच करना चाहो, अलग से कोई पार्टीशन करना चाहो, डी वॉल्यूम, ई वॉल्यूम, वो भी आप अटैच कर सकते हो। उनकी रूट वॉल्यूम या एडिशनल वॉल्यूम, उनकी वॉल्यूम टाइप क्या होना चाहिए, एसएसडी होना चाहिए, एसटीडी होना चाहिए। आप ये भी वहाँ पे जाके चीज़ों को चूज कर सकते हो। if the volume will be deleted then if the volume will be deleted when the instance is terminated। तो इसको जो ना ऐसा होता नहीं है, मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। if encryption should be used, तो वहां पे आप encryption भी लगा सकते हो different चीजों। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब हम स्टोरेज साइन करेंगे अपने EC2 को, ठीक है। तो अब हम जाएंगे स्टोरेज वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। तो तमाम ऑप्शन यहाँ पे अलग अलग है। ये देखो कॉन्फ़िगर स्टोरेज, जब मैं इसको स्टोरेज असाइन करूंगा तो यहाँ पे देखो मुझे कह रहा है कि मेरी जो सी ड्राइव बनेगी ना, देखो ये मुझे क्या कह रहा है, रूट वॉल्यूम है। ये जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, मेरा क्या है, रूट वॉल्यूम है। तो रूट वॉल्यूम मेरा 8 GB का है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या है, 8 GB रूट वॉल्यूम है, यहाँ पे यूज करूंगा। मैं इसको इंक्रीज करना चाहूँ तो इंक्रीज भी कर सकता हूँ, 10, 11। ये मेरा रूट वॉल्यूम है। तो मेरी क्या बन रही है, सी ड्राइव बन रही है एक्चुअली। यहाँ मेरा जाके ऑपरेटिंग सिस्टम जाके इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो इसको आप सी ड्राइव समझ लो, जिस तरह हमारा लैपटॉप के अंदर होती है। तो मैं कह रहा हूँ बाई डिफॉल्ट मेरे पास 8 थी, तो मैं 8 ही रहने देता हूँ यहाँ पे। अब मुझे कौन सी कैटेगरी चाहिए, एसएसडी चाहिए, एसटीडी चाहिए, ठीक है। मुझे कौन सी चाहिए यहाँ पे, तो उसकी परफॉर्मेंस डिफरेंस होता है। ये देखो, अगर आप एसटीडी यूज करोगे तो उसकी परफॉर्मेंस कम होगी। अगर आप गोल्ड करोगे उसकी परफॉर्मेंस भी कम होगी। स्टैंडर्ड होता है मैग्नेटिक। तो अगर आपको हाई परफॉर्मेंस वाली चाहिए, जहाँ पे रीड राइट ऑपरेशन आपके ज्यादा हों, तो उसके लिए फिर जिस तरह समटाइम क्या होता है, आपके लैपटॉप की स्पीड कम होती है। तो आप क्या करते हो, आप अपनी एसटीडी को रिप्लेस करवा देते हो एसएसडी से। तो जैसे आप एसएसडी से रिप्लेस करवाते हो अपने लैपटॉप की स्टोरेज को, तो क्या होता है, आपकी लैपटॉप की स्पीड कम ज्यादा हो जाती है, ठीक है। उसका जो है ना वो बूट टाइम ज्यादा हो जाता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हो, एसएसडी GP3, GP2, ठीक है, इनकी भी ज्यादा होती हैं। यहाँ पे आपको रीड राइट ऑपरेशन ज्यादा मिलते हैं। अगर आप इससे भी ज्यादा चाहिए कोई हाई परफॉर्मेंस वाला, फिर वो आपको यहाँ पे यूज कर सकते हो आईओप्स वाला, आईओप SSD, आईओप SSD, IO2 यूज कर सकते हो। तो ये ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको जो भी परफॉर्मेंस चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको और याद रखना है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी चूज करोगे ना, तो उसकी अगर आप हाई परफॉर्मेंस वाला यूज करोगे, SSD यूज करोगे या आईओप्स यूज करोगे, तो इनकी कॉस्ट भी ज्यादा पड़ेगी आपको, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे एसटीडी या कोल्ड एसटीडी यूज करोगे तो वहां पे आपको उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी। तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट GP2 था, तो मैं GP2 यूज कर लेता हूँ। अगर आपको इससे भी ज्यादा चाहिए तो आप GP3 यूज कर सकते हो। इससे भी हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो IO1 यूज कर सकते हो। इससे भी हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो आप IO2 यूज कर सकते हो। तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट GP2 था, मैं यहाँ पे GP2 ही यूज कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास ये बन गया सी ड्राइव बन गई, ठीक है। रूट वॉल्यूम जिसको हम बूट वॉल्यूम भी कहते हैं, मेरा वो बन गया। अगर आप इसके साथ कोई एडिशनल वॉल्यूम अटैच करना चाहते हो, डी ड्राइव, ई ड्राइव अटैच करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। ये देखो, अब वो कह रहा है ये EBS वॉल्यूम, अब यहाँ पे रूट वॉल्यूम नहीं नजर आ रहा आपको, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रूट वॉल्यूम नजर आ रहा है, ये रूट वॉल्यूम नहीं होगा, ये एडिशनल ड्राइव होगी हमारे पास। तो अगर ये कितने चाहिए आपको, वो भी यूज कर सकते हो। कौन सी यहाँ पे आपको चाहिए, वो भी आप यूज कर सकते हो। कितनी आप मेमोरी चाहिए, 8, 12, जो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मुझे एक्ट यहाँ पे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं सर लैब अगर ये कर रहा हूँ वॉल्यूम तो सर मुझे हमें चेंज करना हो, क्या चेंज करना हो। सर अगर ये वॉल्यूम जो हम नया ऐड कर रहे थे उसको हम सर हमें S3 लगा रहे हैं, इसमें EBS नहीं नहीं लगा नहीं रहा, नहीं 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 सर नहीं, पॉसिबल है ये? इम्पॉसिबल। आप S3 जो है ना वो इसके साथ अटैच नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि वो जो है ना वो इसकी सर परपस के लिए यूज EFS, नहीं होती। हाँ वो अटैच कर सकते हो आप, ठीक है। वो अटैच कर, फाइल सिस्टम देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अगर कोई कोई इलास्टिक फाइल सिस्टम अटैच करना चाहो, देखो ये EFS नजर आ रहा है, FSX। अगर आप ये बनाना चाहो तो आप इसका अटैच कर सकते हो, अगर आपने ये बनाई हुई है, ठीक है। लेकिन उसके जो S3 होता है वो आप यहाँ पे सर मैंने अटैच एक नहीं कर टर्म सकते। सर रीड की थी, हम्म। सर मैंने एक टर्म रीड की थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो EBS है ना सर, जब हम टर्मिनेट करते हैं ना इंस्टेंस को, तो खत्म करते हैं डाटा, सारा आपका खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर हम कोई और स्टोरेज यूज करें मतलब वॉल्यूम के हम्म, लिए, तो उसमें हमारा डाटा नहीं जाता। बिल्कुल नहीं सर वो जाता। कौन सी होती है इसमें डाटा नहीं जाता? मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो है ना वो यूज कर रहे हैं, क्या हो गया यहाँ पे,
ठीक है, आप उसकी बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह डिफरेंट तरह से क्या कर सकते हैं, अपनी स्टोरेज ड्राइव अटैच कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है भाइयों, तो आप आगे चलते हैं यहाँ से। ये देखो, अब ये जो हमारे पास स्टोरेज ड्राइव होती है ना, स्टोरेज हम अटैच करते हैं, दो तरह की होती है। एक होती है एबीएस, ये तो अपने एमसीयू के वाले वो चीजें ये इंपॉर्टेंट होती हैं। Amazon इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज होती है, ईबीएस होता है हमारे पास, और एक हमारे पास होता है इंस्टेंट स्टोर होता है हमारे पास। ये दो चीजें होती हैं, एक होता है ईबीएस बेस्ड वॉल्यूम और एक होता है इंस्टेंट स्टोर बेस्ड वॉल्यूम। अगर तो आप अपने EC2 के साथ ईबीएस वॉल्यूम यूज कर रहे हो, ठीक है, या EC2, इसके अंदर डिफरेंस होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जो ईबीएस वॉल्यूम होता है, सबसे पहले आप याद रखें कि हम जो अपने अभी जो मैं स्टोर अटैच कर रहा था, वो दो तरह की होती हैं, या तो वो ईबीएस हो सकती है या वो इंस्टेंट स्टोर हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। ईबीएस को हम कहते हैं परसिस्टेंस ब्लॉक लेवल स्टोरेज। ठीक है, ईबीएस होती है हमारे पास परसिस्टेंस ब्लॉक लेवल स्टोरेज। लेकिन जो इंस्टेंट स्टोर होता है ना, इसको हम बोलते हैं टेम्पररी ब्लॉक लेवल स्टोरेज, हमारी चीजों को टेम्पररी तौर पर स्टोर करती है। अब अगर हम अपनी EC2 इंस्टेंस के साथ ईपीएस वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, ईबीएस स्टोरेज यूज कर रहे हैं, तो अगर हम अपने EC2 इंस्टेंस को स्टॉप करके दोबारा ऑन करेंगे, रीबूट करेंगे, या उसको इनफैक्ट टर्मिनेट भी कर देंगे, तो हमारा वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा। ठीक है, हमारा उसके अंदर जो हमारा डाटा होगा वो लॉस नहीं होगा, वो रिकवर हो जाएगा हमारा। लेकिन हाँ, अगर आप अपने EC2 के साथ कोई इंस्टेंट स्टोर वॉल्यूम यूज कर रहे हो, तो फिर आप अपने इंस्टीट्यूट को स्टॉप ही नहीं कर सकते। अगर आप स्टॉप कर भी दोगे फोर्सफुली, तो आपको उसका जो भी डाटा होगा वो लॉस हो जाएगा, आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं जो ईबीएस होती है वो हमारे पास होती है हमारे पास होती है परसिस्टेंट ब्लॉक लेवल स्टोरेज, और जो इंस्टेंट स्टोर होता है वो हमारे पास होती है टेम्पररी ब्लॉक लेवल स्टोरेज। ठीक है, ये तो क्या आप लिखा हुआ है, यू कैन स्टॉप द इंस्टेंट एंड स्टार्ट इट अगेन, डाटा विल स्टिल बी देयर, डाटा विल सर्वाइव। ठीक है, ये वो डिलीट नहीं होगा। बट अगर आप इंस्टेंट स्टोर यूज करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ द EC2 इंस्टेंट स्टोर डाटा दैट स्टोर्ड हियर इज डिलीटेड, वो डिलीट हो जाएगा, वो आपका वहां पे परसिस्ट नहीं करेगा डाटा। ठीक है भाइयों, सर वो जो अभी आप शो कर रहे थे EC2 बनाते हुए जो आप स्टोरेज के ऑप्शन शो कर रहे थे, वो ईबीएस वो जो ईबीएस बैक्ड, आप वो अटैच कर ईबीएस रहे थे? बैक्ड, ईबीएस बैक्ड है हमारे पास। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, ईबीएस बैक्ड होता है हमारे पास। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ईबीएस बैक्ड। ठीक है, ईबीएस बैक्ड होता है हमारे पास। सर ये इंस्टेंस का ऑप्शन कहाँ पर आता है? एक्चुअली अगर आपने इंस्टेंस स्टोर इंस्टेंस यूज स्टोर। करना है ना, तो उसको आप यहाँ से चूज नहीं कर सकते। उसको चूज करने के लिए जो ना, ये एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे, मैं चलो बता देता हूँ कि इंस्टेंस स्टोर अगर आपने यूज करना है, तो उसके लिए आपको ना ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंस्टेंस टाइप यूज कर रहे हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ना, मुझे आया था सूचना टेट के अंदर। ये मजीद आप चीजें एक्सप्लोर करोगे, वो एडवांस चीजें पढ़ोगे इसके अंदर, अगर आप सूचना टेट के अंदर जाके चीजें डिस्कस करोगे, ते कि आप जो है ना, अगर आप इंस्टेंस स्टोर यूज करना चाहते हो, कुछ कंपनीज होती हैं, कहती हैं हमारा जो ना लॉन्ग टर्म काम चलने वाला है, हम अपने इंस्टीट्यूट को स्टॉप नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेकिन हमें स्पीड ज्यादा चाहिए। आपने ये भी याद रखना है, जो एबीएस होता है ना, उसकी स्पीड ज्यादा कम होती है, लेकिन जो इंस्टेंट स्टोर होता है ना, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। SSD IO से ज्यादा होती है इसकी स्पीड इंस्टेंट स्टोर की। तो कुछ कंपनीज होती हैं वो कहती हैं हमें स्पीड ज्यादा चाहिए, लेकिन उनको पता होता है कि हम अपने इंस्टीट्यूट को स्टॉप नहीं करेंगे, वो चलता रहेगा। कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं वो सालों साल चलते रहते हैं, वो स्टॉप नहीं करते। ठीक है, वो चलते ही रहते हैं। तो उनको स्पीड भी ज्यादा चाहिए, तो उसके जो कंपनीज होती है वो फिर इंस्टेंट स्टोर को यूज करती हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंस्टेंस टाइप यूज कर रहे हैं, तो ये वेरी करता है। कुछ इंस्टेंस टाइप के अंदर आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ईबीएस इंस्टेंस स्टोर आप कोई भी यूज कर सकते हो, जिस तरह भी मैंने T2 माइक्रो यूज किया है। तो T2 माइक्रो के अंदर आपको ईबीएस ही देखने को मिलेगा, इंस्टेंस स्टोर देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर ये जो Amazon EC2 इंस्टेंस स्टोर के नीचे जो पहला वर्ड लिखा है EHEM स्टोरेज, ये क्या चीज है सर? कहाँ पे लिखे हैं, दोबारा बोले, इसी पेज के ऊपर। Amazon बीच वाली जो हेडिंग है Amazon EC2 जी जी, जो बीच वाली हेडिंग है ना Amazon EC2 इंस्टेंस स्टोर के हाँ, साथ ही पहला जो वर्ड लिखा हुआ है पिंक कलर में, एफएमएल एफएमएल स्टोरेज। सर फर्स्ट लाइन जो है सर इसकी, तो पहला इंस्टेंस वर्ड जो स्टोर की। है हाँ, एमफेल स्टोरेज इज प्रोवाइडेड ऑन डिस्क स्टोरेज दैट से आर अटैच्ड टू द होस्ट कंप्यूटर वेयर द, चलो ये मैं बता देता हूँ, आपने पूछ लिया तो।
एक्चुअली जब हमने क्या बोला था, हमने ये पढ़ा था कि जब हम होस्ट बनाते हैं ना, एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, होस्ट होता है। ठीक है, होस्ट क्या होता है, जो फिजिकली पड़ा होता है डाटा सेंटर के अंदर, उनका अपना होस्ट। ठीक है, जो सर्वर बना होता है। एक्चुअली इसी के पास तमाम सीपीयू होते हैं, इसी के पास मेमोरी होती है, इसी के पास, इसी को हमने स्टोरेज अटैच की होती है, इसी सर्वर को। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, हाइपरवाइजर लेयर होती है, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम या अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, इस होस्ट से मिल रहे हैं। उसको सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज कहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है। अब जो इंस्टेंट स्टोर होता है ना, वो इसके साथ अटैच होता है, जो होस्ट होता है इसके साथ अटैच होता है, एम्फर स्टोरेज होती है। ठीक है, इसके साथ अटैच होता है, इस होस्ट के साथ। इसलिए हम कहते हैं उसकी स्पीड ज्यादा होती है। अगर हम वो इंस्टेंट स्टोर वॉल्यूम यूज कर रहे हैं तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी हमारे पास। ठीक है, अगर आप ईबीएस बैक्ड वॉल्यूम यूज कर रहे हो तो ईबीएस बैक्ड यूज करने के लिए क्या होता है, वो नेटवर्क के अंदर कहीं अलग पड़ा होता है, किसी दूसरे नेटवर्क के अंदर कहीं अलग से पड़ा होता है, ईबीएस स्टोरेज वहां पड़ी होती है। उसको हम एक्सटर्नली अटैच करते हैं, बाद में उसको अलग से अटैच करते हैं अमेजोन वाले हमारी वर्चुअल मशीन के साथ। ठीक है, अगर आप इंस्टेंट स्टोर यूज कर रहे हो तो उसको यहीं से अटैच किया जाता है, क्योंकि वो इस होस्ट के साथ अटैच है, इसलिए उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है। इसलिए कहते हैं कि आप अपने वर्चुअल मशीन को स्टॉप कर देंगे तो डाटा हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। जो हमारे पास ईबीएस होती है ना, ये हमारे पास क्या होती है, ये अलग से नेटवर्क के अंदर पड़ी होती है, इसको अलग से अटैच किया जाता है हमारी वर्चुअल मशीन के साथ। इसलिए इसको हम स्टॉप करें, टर्मिनेट करें, ये वैसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि ये अलग से पड़ा हुआ है हमारे पास। तो इसके अंदर डाटा परसिस्ट करेगा, इसलिए कहते हैं ये परसिस्टेंट ब्लॉक लेवल स्टोरेज है, और ये हमारे पास क्या है, टेम्परेरी ब्लॉक लेवल स्टोरेज है। आप देखो, हमारे पास मोबाइल होता है, उसके अंदर अगर हम मेमोरी कार्ड इंसर्ट करें मोबाइल के अंदर, तो वो क्या करता है, वो कहता है कि वो हमें दो ऑप्शन देता है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आ जी रही है। सर। ठीक है भाइयों, तो हमारे पास जो है ना वो, अगर हम मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ईबीएस वॉल्यूम मतलब, और एक होता है इंस्टेंट स्टोर। तो अभी आप इतना याद रखें कि ईबीएस क्या होता है, एक परसिस्टेंट ब्लॉक लेवल स्टोरेज होती है, और जो इंस्टेंट स्टोर होता है ये हमारे पास होता है टेम्परेरी ब्लॉक लेवल स्टोरेज। अगर आप ईबीएस वॉल्यूम यूज करें तो वहाँ पे अगर आप अपने EC2 को टर्मिनेट कर देंगे या आप अपने EC2 को स्टॉप कर देंगे तो आपका डाटा परसिस्ट करेगा, डिलीट नहीं होगा। लेकिन आप इंस्टेंट स्टोर यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको क्या होगा, EC2 को आप स्टॉप नहीं कर सकते। अगर आप स्टॉप कर दोगे तो वहाँ पे आपका डाटा जो होगा वो लॉस हो जाएगा, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। अदर ऑप्शंस फॉर स्टोरेज नॉट फॉर रूट वॉल्यूम, आप इसको अटैच कर सकते हो, जो EFS होता है या EC2 होता है। आप इनको ये देखो, जो EFS है ना, इसको आप माउंट कर सकते हो, इससे अटैच कर सकते हो। लेकिन S2 का माउंट इसको कनेक्ट करवा सकते हो उसके साथ। ठीक है, कनेक्ट किस तरह करना है, आपने रोल के साथ साइन करके इसको कनेक्ट करना है। अब हमारे पास आती है एक अलग से EFS वॉल्यूम आता है। EFS क्या होता है, मैंने आपसे बोला था कि अगर आपके मल्टीपल सर्वर चल रहे हैं, ठीक है, आपके मल्टीपल सर्वर चल रहे हैं, एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है आपका EC2 इंस्टेंट। अब देखो, इसकी अलग स्टोरेज ड्राइव है, EBS वॉल्यूम इसका अलग है, इसकी स्टोरेज ड्राइव अलग है और इसकी स्टोरेज ड्राइव अलग है। अब ये शेयर नहीं हो सकती, ये हो सकती है नहीं हो सकती। ये जो स्टोरेज है ये हर अपने EC2 के अंदर ही रहेंगी, उसी को यूज करेंगे। ये स्टोरेज को ये नहीं यूज करता, इस स्टोरेज को ये इंस्टेंस यूज नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता। बट हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है ना वो एक सेंट्रली शेड स्टोरेज हो, जहाँ पे हम चीजों को स्टोर कर सकें, तमाम सर्वर को कम्युनिकेट कर सकें, एक ही स्टोरेज को एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए हम यूज करते हैं EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम। ठीक है, ये यूज करते हैं। ये एक शेयर्ड स्टोरेज होती है, आपने याद रखना, एक शेयर्ड स्टोरेज होती है, जिससे फिर एक ही तमाम सर्वर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यहाँ पे डाटा स्टोर कर सकते हैं, फाइल वगैरह जो भी डाटा है, यहाँ पे प्रोसेसिंग डाटा जो भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं तमाम सर्वर। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं शेयर्ड स्टोरेज है। अगर आपने EC2 को S3 के साथ इसको माउंट कर सकते हो इसके साथ, ठीक है, माउंट का ऑप्शन होता है, मैंने आपको दिखाया भी था, लेकिन S3 का नहीं होता। S3 से कनेक्ट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोल असाइन करना पड़ेगा, इसको अलग रोल असाइन करना पड़ेगा, इसको अलग रोल असाइन करना पड़ेगा, और इस EC2 को अलग से रोल असाइन करना पड़ेगा। पर दूसरी चीज आपने एक और याद रखनी है, एक होता है हमारे पास S3 और एक हमारे पास होता है EFS। इसको आप एज अ रूट वॉल्यूम यूज नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, रूट वॉल्यूम आप या तो EBS यूज करोगे या आप इंस्टेंट स्टोर यूज करोगे। EFS और S3 को आप एज अ रूट वॉल्यूम यूज नहीं कर सकते। ठीक है,
तो EFS हमारे पास एक शेयर्ड स्टोरेज होती है, इसको माउंट करवा सकते हो इन तमाम सर्वर के साथ, मल्टीपल सर्वर के साथ एक ही EFS स्टोरेज यूज करवा सकते हो, शेयर्ड स्टोरेज। बट S3 है, अगर इससे कम्युनिकेशन करवानी है तो उसको आप कनेक्ट करते हो, माउंट नहीं करते, उसको आप कनेक्ट करते हो। कनेक्ट किस तरह करते हैं हम? रोल असाइन करके। सर जो स्टोरेज माउंट होती है वो एज पार्ट ऑफ EC2 में आती है। जो हम स्टोरेज अटैच करते हैं उसके साथ, क्या पूछ रहे हैं आप? एज अ तो मैं ये पूछ रहा था कि जो हम जिस तरह आपने कहा इसको माउंट करते हैं, माउंट करने का ये है कि जैसे EC2 है, ये इसका हिस्सा है, उसके साथ लगी हुई हार्ड डिस्क है। हाँ, वो भी अलग से पड़ी होती है नेटवर्क के अंदर, वो भी अलग से नेटवर्क में पड़ी होती है। अलग सर्विस है हमारे पास EFS, ठीक है। तो उसका माउंट अलग से करवा सकते हो उन सब के साथ, मल्टीपल सर्वर के साथ। तो ये आपने याद रखना है, हमारे पास क्या होती है, एक शेयर्ड स्टोरेज होती है। यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे, प्रोवाइड अ सिंपल स्केलेबल फुली मैनेज्ड इलास्टिक फाइल सिस्टम। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है वो भी NFS यूज होता है, नेटवर्क फाइल सिस्टम प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है चीजों को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन एग्जाम होगा ना आपका, मैं कोशिश करूंगा मैं अपने चैनल के ऊपर जो है ना मैं आपको पूरी फाइल डाउनलोड कर दूँ। MCQs की काफी बड़ी फाइल है। मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी आपने जो है ना वो चीज़ों को पढ़ा नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा जो हमारे पास आपको जो MCQs आएंगे ना वो किस तरह के आएंगे, वो MCQs आपको इस तरह के आएंगे। वो आपसे पूछेगा कि हमने आपको सिनेरियो देगा, मेरे पास मल्टीपल इशू बने हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि उनके साथ एक शेयर्ड स्टोरेज उनके साथ बनाऊं, ठीक है। शेयर्ड स्टोरेज बनाओ नहीं, वो आपको ना वहाँ पे आपने कीवर्ड ढूंढने होते हैं, कीवर्ड कौन सा यूज कर रहा है वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। तो कहाँ पे शेयर्ड स्टोरेज का कीवर्ड आ रहा है या वहाँ पे अमाउंट का कीवर्ड आ रहा है, तो वहाँ पे आपने देखना होता है कि मैं उसके साथ कौन सी स्टोरेज ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट होगी, फिर आप वहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखना है कि जो EFS होता है और ES3 होता है, इसको आप एज अ रूट वॉल्यूम यूज नहीं कर सकते। तो S3 क्या होता सर है, यहाँ पे थोड़ी सी मैं कंफ्यूजन इसको है। S3 को मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि हमने इसको डिटेल में पढ़ा है कि S3 हमारे पास क्या होता है। जी अब यहाँ पे देखो, बहुत अच्छी एग्जांपल दी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको हमारे पास ना दो EC2 इंस्टेंस बने हुए हैं, एक का नाम है इंस्टेंस 1 और जो हमारे पास सेकंड वन है उसका नाम है इंस्टेंस 2। तो दो हमारे पास यहाँ पे इंस्टेंस बने हुए हैं, इंस्टेंस 1 और इंस्टेंस 2 के नाम से। जो इंस्टेंस 1 है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो रूट वॉल्यूम है ना, ये EBS बैक्ड है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है EBS बैक्ड, तो यहाँ पे EBS बैक्ड रूट वॉल्यूम है इसका। और एक हमने इसके साथ अलग से माउंट किया हुआ है स्टोरेज के साथ, कोई D ड्राइव या E ड्राइव बनाई हुई है, वो 500 GB है, ठीक है। जो हमारा रूट वॉल्यूम है 20 GB है और जो हमारे पास अलग से हमने स्टोरेज अटैच की है वो क्या है, 500 GB है। तो जो 20 GB है वो रूट वॉल्यूम है और जो 500 GB है वो एक्सटर्नल हमारे पास एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, ठीक है भाइयों। तो इसके साथ जो है ना हमने एक इंस्टेंस स्टोर भी अटैच किया हुआ है, अलग से किया हुआ है, ठीक है। वो हमने उसका रूट वॉल्यूम यूज नहीं कर रहे हैं, अलग से किया हुआ है एज अ ड्राइव, उसको हम यूज कर रहे हैं। अब EC2 इंस्टेंस के टू के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने कोई भी EBS वॉल्यूम यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसका जो रूट वॉल्यूम है वो हम क्या यूज कर रहे हैं, इंस्टेंस स्टोर यूज कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम कोई भी EBS यूज नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या चीज होगा, यहाँ पे देखो, इसको जरा गौर से पढ़ो। द इंस्टेंस 1 shows that the root volume which contain the operating system and possibly the other data is stored on Amazon EBS। कि हम जो इंस्टेंस 1 के लिए जो रूट वॉल्यूम यूज कर रहे हैं वो EBS बैक्ड स्टोरेज वॉल्यूम है, ठीक है। वो इंस्टेंस स्टोर नहीं है, वो EBS बैक्ड है। This instance also have two attached volume. One volume is 500 GB which is EBS storage and the other is volume is an instance store volume, ठीक है। तो यही चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि इसके साथ 3 वॉल्यूम अटैच है, एक रूट वॉल्यूम है और 2 अलग से अटैच किए गए हैं। जो रूट वॉल्यूम है वो EBS है और जो बाकी 2 हैं उनमें से एक EBS और दूसरा क्या है, इंस्टेंस स्टोर है। तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है। इफ द इंस्टेंस वाज स्टॉप एंड देन स्टार्ट अगेन, जब हम इंस्टेंस 1 को स्टॉप करेंगे और दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विल सर्वाइव। करेगा कि नहीं करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, परसिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, रूट वॉल्यूम के अंदर होगा। तो रूट वॉल्यूम क्या यूज कर रहे हैं, EBS यूज कर रहे हैं। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या उसका जो भी फाइल वगैरह होगी वो सर्वाइव करेंगी, परसिस्ट करेंगी वहाँ पे, ठीक है भाइयों। और यहाँ पे एनी डाटा दैट वाज स्टोर्ड ऑन ईदर द 20 GB वॉल्यूम और द 500 GB EBS वॉल्यूम वुड रिमेन इंटैक्ट। However, any data was stored on temporal volume 1 would be permanently lost। लेकिन जो डाटा यहाँ पे स्टोर होगा
एम्परल वॉल्यूम जो इंस्टेंस स्टोर हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर डिलीट हो जाएगा, लेकिन 500 GB के ऊपर डिलीट नहीं होगा, ये डाटा हमारे पास स्टोर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं। लेकिन अब इंस्टेंस 2 के ऊपर आ जाओ कि वहाँ पे अगर आप उसको क्या करो, उसको स्टॉप करोगे, दोबारा स्टार्ट करोगे, तो आपका जो डाटा होगा वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। जो पूरा रूट वॉल्यूम होगा वो पूरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये बता रहे हैं। यहाँ तक समझ आ गई आपको? यहाँ पे एक चीज लिखी है, अगर आप अपने EC2 को, अगर आप इंस्टेंस स्टोर यूज कर रहे हो तो आप अपने अगर EC2 टर्मिनेट कर दोगे या उसको स्टॉप करके दोबारा ऑन करोगे तो क्या होगा, वो आपका डाटा जो है वो परसिस्ट नहीं करेगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंस्टेंस स्टोर यूज कर रहे हो वहां पे अपने EC2 इंस्टेंस को रीबूट करते हो। ठीक है, तो रीबूट करने के बाद क्या होगा, आपका डाटा डिलीट नहीं होगा, आपका डाटा जो है ना वो जो है ना परसिस्ट करेगा वहां से। ठीक है, वो डिलीट नहीं होगा। तो ये भी आपने यहाँ पे चीज याद रखनी है। ठीक है, ये MCQ वाले बहुत मैं इसलिए थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, यही चीजें पूछी जाती है MCQ के अंदर, और कुछ नहीं पूछा जाता। क्योंकि जो हमारा क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम होता है ना, वो बिल्कुल बेसिक लेवल का होता है, वहाँ बेसिक बेसिक चीजें हमसे पूछी जाती है, ज्यादा वो एडवांस में नहीं जाते हैं। हमारे जिस तरह लास्ट टाइम भी हर बैच के अंदर लास्ट टाइम भी हुआ था एग्जाम, तो तकरीबन 90-95% जो है ना स्टूडेंट पास कर जाते हैं। उसके अंदर बहुत बेसिक लेवल का होती है चीजें यहाँ पे। हाँ, लेकिन आप इसको अगर पढ़ोगे इसी तरह साथ साथ चलते रहोगे तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये मैंने स्टोरेज अटैच कर दिया इसके साथ। ठीक है, अब मैं रूट वॉल्यूम यहाँ पे अटैच कर दिया C ड्राइव। अब मैं एडवांस डिटेल में जाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ। ऑप्शन ये है, यहाँ पे एक होगा टर्मिनेशन प्रोटेक्शन। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ टर्मिनेशन प्रोटेक्शन। इसको अगर मैं इनेबल कर देता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं अपने EC2 इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दूंगा ना, EC2 इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दूंगा, या उसको टर्मिनेट मतलब क्या होता है कि उसको मैं बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा, तो क्या होगा कि मेरा जो उसके साथ जो वॉल्यूम होगा ना वो फिर भी डिटैच नहीं होगा, मतलब वो मेरे पास अलग से पड़ा रहेगा, वो भी डिलीट नहीं होगा। तो ये भी बेनिफिट होता है। अगर आप इसको डिसेबल कर दोगे तो जैसे आप अपने इंस्टेंस को टर्मिनेट करोगे तो आपका जो वॉल्यूम होगा, जो EBS वॉल्यूम होगा, वो क्या होगा, ये सिर्फ EBS वॉल्यूम के लिए है। ठीक है, अगर आप इंस्टेंस स्टोर की बात करोगे तो वहां पे तो आप उसको इनेबल करो डिसेबल करो, वो तो डिलीट हो ही जाएगा डाटा आपका। लेकिन अगर आप EBS वॉल्यूम यूज कर रहे हो तो वहां पे अगर आप टर्मिनेशन प्रोटेक्शन इनेबल करते हो तो वहां पे आप इंस्टेंस को स्टार्ट करके स्टॉप करते हो, स्टॉप करके स्टार्ट करते हो, फिर तो डाटा परसिस्ट करेगा आपका। लेकिन इवन क्या होगा, उसको टर्मिनेट भी कर देते हो, डिलीट भी कर देते हो अपने इंस्टेंस को, फिर भी आपका डाटा परसिस्ट करेगा, डिलीट नहीं होगा, अलग से वॉल्यूम आपके पास पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक फंक्शन होता है क्लाउड के अंदर, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन। सर अगर हम इसको सर ये इनेबल नहीं करते तो फिर मतलब डाटा नहीं पड़ा होगा बाद में। हाँ, वॉल्यूम डिलीट हो जाएगा ना हमारा, एक वॉल्यूम उसको एज अ वॉल्यूम ट्रीट करें ना उसको आप, एक वॉल्यूम बन गया हमारा, तो वॉल्यूम डिलीट हो जाएगा हमारे पास। सर ये आप इंस्टेंस स्टोर नहीं बता रहे हैं ना? अब मैं नहीं नहीं, इंस्टेंस स्टोर के अंदर ये ऑप्शन होता ही नहीं है ना। ठीक है, इंस्टेंस स्टोर के अंदर इंस्टेंस स्टोर जो होता है ना उसको आप स्टॉप कर दोगे तो वो तभी डिलीट हो जाएगा आपका डाटा। ठीक है, तो टर्मिनेट करेंगे वो तो ऑब्वियसली डिलीट हो जाएगा। ठीक नहीं, मैं बात कर रहा हूँ EBS बैक के लिए। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट स्टेप आता है टैग्स का। टैग हमारे पास क्या होते हैं? सर जी पूछें। सर ये जो EBS जो है इसमें जो कॉस्ट हमें पड़ती है वो किस हिसाब से, कि जितना डेटा हमने स्टोर किया है या उसको भी जितना हम एक्सेस कर रहे हैं उसमें आपको क्या डाउनलोड कर रहे हैं, अगर वो हाँ रहती है हाँ जितना हम उसका स्टोरेज यूज कर रहे हैं ना, Okay. जितनी स्टोरेज हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, जितना हम डाटा उसमें रख रहे हैं, तो एक्चुअली होता है कि आप यूज कितना कर रहे हैं उसको, वहाँ पे कोई नहीं होता, एक्सेस का नहीं होता, आप उसको यूज कितना कर रहे हैं, स्टोरेज आप जो है ना वो ले कितनी रखी हुई है। अब देखो फर्ज कर लो आपने जो है ना वो क्या किया है, आपने टर्मिनेशन प्रोडक्शन ऑन कर दिया, यहाँ पे इनेबल कर दिया, आपने EC2 को टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, आपने EC2 को टर्मिनेट कर दिया, लेकिन आपका वॉल्यूम तो पड़ा रहेगा ना आपके पास, क्योंकि हमने यहाँ पे इनेबल किया हुआ टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, तो आपका वॉल्यूम पड़ा रहेगा। आप उसको यूज ही नहीं कर रहे, आपके पास अलग से पड़ा रहेगा आपके अकाउंट के अंदर, AWS अकाउंट के अंदर, लेकिन आप उसको यूज नहीं करेंगे, फिर उसकी कॉस्ट पड़ती रहेगी हर मंथ, क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, वो यही समझिए आप यूज कर रहे हैं, आपने उसको संभाल के रखा हुआ है, तो वो आप उसको यूज करें ना करें, आपने जितना GB डाटा आपने स्टोर किया हुआ है आपको उतना बिल आएगा।
जितने जीबी आपने उसको लिया हुआ है, ठीक है, आपको कॉस्ट उसकी आती रहेगी। समटाइम ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन है सर कुछ यहाँ पर। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं अपने इंस्टीट्यूट टर्मिनेट कर देते हैं, लेकिन वॉल्यूम को डिलीट करना नहीं भूलते हैं। वॉल्यूम को पढ़ा रहता है तो वॉल्यूम पढ़ता रहता है, फिर एट द एंड ऑफ मंथ वो देखते हैं कि हमें तो बिल आ गया, तो बिल फिर उनको पता नहीं चलता कैसे आ गया, फिर उनको बाद में पता चलता है कि हमारे जो है ना वो इसको वॉल्यूम डिलीट नहीं हुआ था, वो मेरे पास पड़ा हुआ है अकाउंट के अंदर। जी सर क्वेश्चन ये है कि टैग्स हमारे पास होते हैं, लेबल होते हैं। जिस तरह हम जाते हैं ना वहाँ पे शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे वो कपड़ों के ऊपर वो टैग्स लगे होते हैं कि टैग क्या प्राइस है, इसकी प्राइस टैग लगा होता है, डिफरेंट उसकी स्पेसिफिकेशन का लिखी होती है। इसी तरह अगर हम जो है ना वो अपने इंस्टीट्यूट को टैग लगाना चाहें कि फर्ज कर लें आपके पास 4 सर्वर चल रहे हैं, एक 3 सर्वर आपके पास, एक 2 सर्वर आपके पास चल रहे हैं, 6 सर्वर चल रहे हैं, 2 टेस्टिंग इन्वायरमेंट में चल रहे हैं, 2 सर्वर आपके डेवलपमेंट वाले फेज में चल रहे हैं और 2 सर्वर आपके प्रोडक्शन के ऊपर चल रहे हैं। तो आप उसको ना वो इस तरह टैग लगा सकते हो कि मेरे पास टेस्ट के अंदर कौन सा चल रहा है सर्वर, अब प्रोडक्शन के ऊपर कौन सा चल रहा है, और मेरे पास जो ना डेवलपमेंट के ऊपर कौन सा सर्वर चल रहा है। अब या इस तरह ले लो, या आप जो ना कोई और सिनेरियो ले लो कि आपकी 3 एप्लीकेशन चल रही हैं, उनके लिए आपने अलग अलग 3 सर्वर बना दिए। आप उसको टैग लगा सकते हो कि मेरा जो इंस्टेंस 1 है इसके ऊपर मेरी एप्लीकेशन ये चल रही है, जो मेरे पास इंस्टेंस 2 है इसके ऊपर ये एप्लीकेशन चल रही है, जो इंस्टेंस 3 है उसके ऊपर मेरे पास ये एप्लीकेशन चल रही है। इस तरह अपनी आसानी के लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए ना हम टैग लगाते हैं अपने EC2 के ऊपर। तो इसके और भी बहुत बेनिफिट होते हैं, इसको जब हम आगे जाके जब हम लैब करेंगे ना इंस्पेक्टर के, तो वहाँ पे हम देखते हैं जब हम टैग मोस्टली हमारे पास बेनिफिट भी होते हैं जब हम यूज़ करते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टूल यूज़ करते हैं कि जब हमने हमारे पास 100 सर्वर है, ठीक है, अब हमने 100 में से 50 सर्वर को हमने जो है ना वो एक उनके ऊपर स्क्रिप्ट रन करवाना है उनके ऊपर, या उनको हमने अपडेट करना है 50 सर्वर को एक एक ही स्क्रिप्ट से अपडेट करना। तो कैसे करेंगे, उनको बता देंगे भाई जिस जिस सर्वर के ऊपर ये टैग लगा हुआ है ना उसके ऊपर आपने ये स्क्रिप्ट रन करवा देना, या उनको आपने अपडेट करना है, तो उसको अपडेट कर देगा एक ही कमांड के अंदर। इस तरह हम अपनी चीज़ों को आसानी के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसके ऊपर टैग लगाते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ टैग हम कहाँ पे लगाते हैं। ये देखें, ये मेरा वेब सर्वर है, इसमें ये मेरा वेब सर्वर नाम रख देता हूँ। अगर आप इसको एडिशनल टैग लगाना चाहो तो आप यहाँ पे इसको लगा सकते हो। ठीक है, ऐड न्यू टैग मैंने कहा देता हूँ, इसमें कह देता हूँ नेम। ठीक है, ये मेरा डेटाबेस सर्वर है। ठीक है, इसी तरह इंस्टेंस के ऊपर हम टैग लगा रहे हैं, तो डिफरेंट आप यहाँ पे टैग लगा सकते हो। तो यहाँ पे MCQ के हवाले से आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे यू कैन ऐड अप टू 48 मोर टैग्स, 48, 49 और 50 टैग आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, इसको रिमूव करूंगा 49 हो गया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कितने टैग लगा सकते हो, 50 टैग यहाँ पे आप लगा सकते हो अपने EC2 के ऊपर। तो ये भी आपके पास जो ना MCQ के हवाले से आपने याद रखना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है हमारे पास। अब हम जो है ना हमने EC2 को बना लिया, हम अपने EC2 को बना लिया, उसको कॉन्फ़िगर भी कर लिया। अब हमने उसके ऊपर एप्लीकेशन चला ली, ठीक है, उसके ऊपर जो भी कोड हमने रन करवा लिया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो EC2 है ना उसको हर कोई एक्सेस ना करे, तो उसके ऊपर हमने पॉलिसीज लगानी है, एक फायरवॉल लगानी है। तो वहाँ पे हम एक टर्म यूज करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप चूज करते हैं हम। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्या काम करता है, सिक्योरिटी ग्रुप आपका एज अ फायरवॉल काम करता है आपके EC2 के ऊपर। तो ये आपने याद रखना है, सिक्योरिटी ग्रुप एक्ट एज अ फायरवॉल ऑन योर EC2। A security group is a set of firewall rules that control traffic of the instance। कि हमारे जो EC2 बन गया है, जो हमारा सर्वर बना है, सर्वर के ऊपर क्या चल रही है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कौन कौन सी ट्रैफिक आ सकती है, तो वो उसको हम डिनाई वहाँ पे अलाउ करते हैं। इट एग्जिस्ट आउटसाइड द, इसको रहने दें, create rules that specify the source and which the ports that network communication can use, specify the ports numbers and protocols such as transmission TCP, different protocol यहाँ पे हम यूज करते हैं अपने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो मैं अपना EC2 बना रहा हूँ। अब मैं इसके ऊपर ये भी तो बताना चाहता हूँ भाई, ये जो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है ना, देखो फायरवॉल मतलब क्या, फायरवॉल का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप। फायरवॉल का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप क्या काम करता है, आ सिक्योरिटी ग्रुप इज अ सेट ऑफ फायरवॉल दैट कंट्रोल द ट्रैफिक ऑफ योर इंस्टेंस। क्या आपके EC2 इंस्टेंस के ऊपर कौन कौन ट्रैफिक आ सकती है, कौन सी नहीं आ सकती, उसको कंट्रोल करता है आपका सिक्योरिटी ग्रुप। जो क्या काम करता है, एज अ फायरवॉल काम करता है। तो मैं यहाँ पे मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ तो वो भी मैं यूज कर सकता हूँ, और मैं कोई अपना सिक्योरिटी ग्रुप बनाना चाहूँ तो वो भी बना सकता हूँ। तो मैं सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे हम बना के देख लेते हैं।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप नाम दे देता हूँ इसको, वेब सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन होती है, आप इसको नाम भी लिखें तो ठीक, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है भाई, अब इसके ऊपर पोर्ट कौन सी इनेबल करनी है, पोर्ट 22 इनेबल करनी है। एक्चुअली जिनको नहीं पता प्रोटोकॉल पोर्ट, इसको ना आगे जाके जब हम नेटवर्किंग वाला आएगा सिक्योरिटी तब इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो डिफरेंट प्रोटोकॉल है, HTTP आपकी ट्रैफिक किस तरह आ सकती है, SSH, अगर आपने अपने सर्वर की रिमोटली एक्सेस देनी है किसी को, ठीक है, कोई आपके सर्वर को रिमोटली एक्सेस कर पाए, अगर आप खुद भी करना चाहते हो आप उसको क्या करोगे, SSH यूज करोगे रिमोटली एक्सेस करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि मेरे इस सर्वर के ऊपर सिर्फ जो ना HTTP या HTTP SCM ट्रैफिक आए, तो उसके लिए आप HTTPS रूल यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल यहाँ पे हमारे पास होते हैं। तो ये हो गया टाइप के किस तरह आपके सिक्योरिटी ग्रुप को एक्सेस किया जा सकता है। उसके देखिए पोर्ट वो ऑटोमेटिक उठा लेता है, पोर्ट हमें यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे देखूँ मैं, अगर यहाँ पे HTTP का मैं चूज करता हूँ तो मेरी पोर्ट चेंज हो जाएगी, ठीक है। HTTP किया तो पोर्ट मेरी 80 हो गई, बाय डिफॉल्ट जो होती है, ये बाय डिफॉल्ट होती है, ठीक है, ऑटोमेटिक ले लेता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैं अभी SSH करूंगा इसका 22 पोर्ट नंबर। सोर्स टाइप कि आप जो है ना मेरे सर्वर को कौन कौन एक्सेस कर सकते हैं, ये तो बता दिया कि मेरे सर्वर को आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, थ्रू SSH आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन कर सकता है मैं यहाँ पे ये बताऊंगा। सोर्स टाइप के अंदर सोर्स कौन होगा, एक्सेस कौन करेगा। अगर तो मैं एनीवेयर कर दूंगा कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जिसके पास मेरे EC2 इंस्टॉल की पब्लिक IP होगी वो उसको एक्सेस कर सकेगा। लेकिन अगर कस्टम करूंगा तो कस्टम के अंदर मैं स्पेसिफिक IP लिख सकता हूँ कि कौन कौन सी IP वाला पर्सन या कौन कौन सी रेंज वाला इस अगर कोई रेंज है, अगर उनमें से रेंज में कोई IP है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे माई IP करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ इस सर्वर को नहीं एक्सेस कर सकता हूँ अपने लैपटॉप से, और कोई पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ एनीवेयर, मेरे मतलब कि मेरे जो सर्वर है उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर यहाँ पे मैं इसको ऐड करना चाहूँ, एक्स्ट्रा रूल ऐड करना चाहूँ, ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल, मैं और भी ऐड कर सकता हूँ। मैंने SSH किया, मैं यहाँ पे अगर HTTP ऐड करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे HTTP पोर्ट 80 होगी उसकी, का सोर्स कौन है, एनीवेयर, कोई भी एक्सेस कर सकता है कहीं से भी जिसके पास मेरे सर्वर की IP है, ठीक है, उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। सर जी कुछ है। सर इसमें और IAM में क्या फर्क है, क्या आपने बताया IAM में भी मेरे ख्याल से ये है ना कि परमिशन देते हैं, और इसमें भी वही चीज़ है, तो दोनों में फर्क क्या है। जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना, सिक्योरिटी ग्रुप हमारे पास काम करता है फायरवॉल की तरह। सिक्योरिटी ग्रुप एक्ट ऑन EC2, ये हमारे सर्वर के ऊपर लगता है, IAM सर्वर के ऊपर नहीं लगता। जो IAM होता है ना, IAM में कोई रोल होता है या पॉलिसी होती है, वो सर्वर के ऊपर लगती है, वो लगती है यूजर्स के ऊपर, किसी रिसोर्स के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर लगती है, जैसे S3 हो गया उसके ऊपर लग सकती है। तो वो भी वहाँ पे एज अ फायर वाली काम कर रही होती है, चीज़ों को परमिशन करने के लिए, चीज़ों को रोकने के लिए, अलाउ करने के लिए, डिनाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली हम डिफरेंस होता है, जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना, ये हम सिक्योरिटी ग्रुप लगाते हैं अपनी EC2 के लिए कि अगर हम अपना कोई सर्वर बना रहे हैं तो सर्वर के ऊपर जो है ना कौन कौन सी ट्रैफिक हमने अलाउ करनी है वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं EC2 के ऊपर। कोई क्वेश्चन है? जी कुछ है। सर जो सिक्योरिटी ग्रुप है सर, ये पब्लिक सबनेट के अंदर अलग अलग इंस्टेंस पे काम करता है या ये पब्लिक सबनेट लेवल पे काम करता है? नहीं नहीं, आपका चाहे सबसे पहले आपने ये देखना कि मेरा जो सर्वर है ना वो किस सबनेट के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखें मैंने VPC बनाया, यहाँ पे सबनेट देखो मैं चूज कर सकता हूँ मैं सबनेट कहाँ पे बनाना चाहता हूँ, मैं किस सबनेट के अंदर अपने VPC को रखना चाहता हूँ, मैं किसी भी सबनेट के अंदर रख दूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सबनेट चूज नहीं करता तो मेरा जो EC2 है ना वो किसी ना किसी ऑटोमेटिक किसी ना किसी सबनेट में जाके बन जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना वहाँ पे हम सबनेट की कोई ऐसी बात नहीं होती, वहाँ पे सबनेट को डिफाइन नहीं करते। वहाँ पे सिर्फ ये बताते हैं कि जो सिक्योरिटी ग्रुप है ये हम किस सर्वर के ऊपर लगा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ये बताते हैं वो सर्वर कहाँ पे पड़ा हुआ है, किस VPC के अंदर पड़ा हुआ है, किस सबनेट के अंदर पड़ा हुआ है, वहाँ पे हमें कोई उससे जो है ना वो लिंक नहीं है। सर सबनेट लेवल पे सर कौन सी फायरवॉल काम करती है? हाँ सबनेट के ऊपर ACL काम करता है, ठीक है। अगर आपने सबनेट पर लगाना वो ACL करेंगे, वो हम आगे जाके करेंगे। तो दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास होता है सिक्योरिटी ग्रुप और एक हमारे पास होता है ACL। तो इंस्टेंस के ऊपर जो काम करता है वो सिक्योरिटी ग्रुप करता है। अगर आप ACL के ऊपर ACL लेयर के ऊपर कोई सिक्योरिटी ग्रुप बनाना चाहते हो तो वहाँ पे हम जो है ना वो ACL यूज करते हैं थोड़ी सबनेट के ऊपर। गॉट इट सर, क्लियर हो गया।
इसको आप रीड कर लें, इसको जो है ना वही चीजें लिखी हुई हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज मैं देख लूँ एक मिनट। एड रूल्स पर्टिकुलर, ठीक है वही चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है आपने इसको रीड कर लेना अच्छे से। अगर कोई यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो आपका तो आपने पूछ लेना। तो लास्ट स्टेप हमारे पास आता है की पेयर। हम की पेयर जनरेट करते हैं जिसमें हम एक पब्लिक की प्राइवेट की होता है। अच्छा की पेयर क्या होता है? की पेयर क्या होता है कि हमारा अगर हमने जो ना उसको एक्सेस करना है, अगर हम कोई उसको पर्टिकुलर एक्सेस कर रहे हैं वो हम मुझे आपको बताऊंगा। जिस तरह यहाँ पे देखो की पेयर आ गया। अगर आपने रिमोटली एक्सेस करना है ना अपने सर्वर को, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक की पेयर यूज करते हैं। ठीक है, रिमोटली एक्सेस करने के लिए वहाँ पे हम एक की पेयर यूज करते हैं। तो कैसे की पेयर बनाते हैं कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन यूज की पेयर टू सिक्योरली कनेक्ट टू योर EC2 इंस्टेंस। EC2 इंस्टेंस कनेक्ट होने के लिए आप सिक्योरली तरीके से क्या यूज करते हो, की पेयर। मतलब की पेयर जो है ना कॉन्फिडेंशियल होता है, एक तरह का पासवर्ड होता है। जिसके पास की पेयर होगा वही आपके सर्वर को एक्सेस कर पाएगा रिमोटली, और कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए की पेयर को बड़ा संभाल के रखना पड़ता है हमें। इंश्योर दैट यू हैव एक्सेस टू द सिलेक्टेड की पेयर बिफोर यू लॉन्च EC2 इंस्टेंस। तो मैं क्या करता हूँ, एक की पेयर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो की पेयर का नाम लिख देता हूँ वेब सर्वर की पेयर है मेरा, मैंने इसको नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना इसको RS से रहने देते हैं। यहाँ पे देखो क्वेटी के थ्रू एक्सेस करूंगा इसको मैं। ठीक है, मैं इसको क्वेटी के थ्रू एक्सेस करूंगा, तो मैं यहाँ पे इसलिए यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्रिएट की पेयर कर दिया। क्रिएट की पेयर करते मुझे करेगा आपने की पेयर डाउनलोड किया है उसको आप कहाँ पे रखना चाहते हैं ये भी हमें बताते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। जिसमें कहते हैं भाई आप इसको जो है ना वो डेस्कटॉप पे रख दो, ज़्यादा दूर ना रखो इसको। तो मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर जाके इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है भाई, तो मेरा एक तरह से ना की इसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे। की पर जो ना वो इसको विंडो के लिए अलग बनता है, लिनक्स के लिए अलग बनता है। अभी मैंने क्योंकि एक विंडो लिनक्स यूज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं एक की पर जो प्राइवेट फाइल होती है उसको मैं बना रहा हूँ। उसको यूज किस तरह किया जाता है मैं आपको बता दूंगा आगे जाके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, EC2 कंसोल व्यू होता है हमारे पास। अगर आप EC2 बनाते हो तो इस तरह का आपको दिखता है। अगर आप CLI के थ्रू काम करना चाहते हो तो वो आपको इस तरह का दिखेगा। ये भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह, कल इसकी लैब कर लेंगे। और ये कुछ लाइफ साइकिल होते हैं, कुछ स्टेट्स होती हैं, मैं वो दिखा देता हूँ। ये मेरा सारा कुछ तैयार हो गया यहाँ पे। ठीक है, मैंने उसका नेम भी रख लिया, वेब सर्वर एप्लीकेशन तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन देख लूँ क्या होना है या नहीं। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन कहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं भी इनेबल कर रहा हूँ। मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस में भी मुझे एरर दे दे यहाँ पे, तो मैंने इसके अंदर कुछ गड़बड़ गई थी। चले, इसने मुझे एरर नहीं दिया। आई थिंक उसके ना सिक्योरिटी के अंदर इशू आ रहा था, उसने मुझे एरर नहीं दिया बिल्कुल। तो इसने मुझे एरर नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ इंस्टेंस के ऊपर। मेरा इंस्टेंस बन चुका है, तो देखो मेरा 2 मिनट के अंदर जो है ना वो इंस्टेंस बन गया। अब ये जो मेरा इंस्टेंस बना है ये कहाँ पे बना है, ये मेरे सीडन रीजन के अंदर बना है। जो सीडन रीजन नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, इसका मतलब है कि कोई ऐसा डाटा सेंटर है उसका जो सीडन रीजन के अंदर बना हुआ है, वहाँ पे किसी सर्वर के अंदर जाके होस्ट हो गए। ठीक है, वहाँ पे बन गया मेरा। अब इसी सर्वर को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, बाजार जाना पड़ता था, वहाँ पे हमें सर्वर बाय करने पड़ते थे, उसको ला के नेटवर्किंग करनी पड़ती थी, एम्प्लॉयज हायर करने पड़ते थे, इंस्टॉलेशन करनी पड़ती थी, उसके लिए एक स्पेस बाय करनी पड़ती थी, वहाँ पे AC लगाने पड़ते थे उसको कूलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ा क्लाउड के ऊपर। आपने सिंपल क्या किया, क्लिक किया, चीजों को जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आपने उसको बताई, आपका सर्वर 1 मिनट के अंदर क्या हुआ, रेडी हो गया। ठीक है भाई, तो ये देखो मेरे पास अभी रनिंग स्टेट में, रनिंग स्टेट में मतलब क्या है, फुल मेरे पास रनिंग हो रहा है। अगर मैं इसको जो है ना वो स्टॉप कर देता हूँ, ये कहाँ चला गया, अगर मैं इसको स्टॉप करना चाहूँ तो ये डायरेक्टली स्टॉप नहीं होगा। देखो इंस्टेंस टाइप, मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करूंगा तो ये पहले जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखो अभी भी रनिंग फॉर्म में है, तो अभी स्टॉपिंग स्टेट में, ठीक है, अभी स्टॉप हो रहा है, अभी स्टॉप हुआ नहीं है, अभी स्टॉपिंग स्टेट में है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह जैसे मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो पहले स्टार्टिंग स्टेट में आएगा, डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होता 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 फिर रनिंग फॉर्म में आएगा। ठीक है, इस तरह ना यहाँ पे उन्होंने कुछ ये आपको बताया हुआ है कि जब हम कोई यहाँ परफॉर्म करते हैं तो पहले वो पेंडिंग में होता है, फिर रनिंग फॉर्म में आता है, फिर अगर उसको हम शट डाउन करना चाहें तो पहले शटिंग डाउन में आता है, फिर वो टर्मिनेट होता है। आहिस्ता आहिस्ता होता है। ठीक है, एकदम से कोई भी काम नहीं होता है यहाँ पे। तो ये एक लाइफ साइकिल पॉलिसी है।
लाइफ साइकिल है इंस्टेंस की, आपने इसको सिर्फ यहाँ से रीड कर लेना कि इसका मतलब क्या होता है, पेंडिंग, रनिंग, रीबूटिंग, इसको सिर्फ आपने यहाँ से रीड कर लेना है। अगर कोई इश्यू आ गया उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। ये देखो मेरा स्टॉप हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करना चाहूँ, मैं स्टार्ट भी कर सकता हूँ। स्टार्ट इंस्टेंस करूंगा तो ये डायरेक्टली रनिंग फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो पहले पेंडिंग फॉर्म में आया, फिर पेंडिंग है, अभी स्टार्ट हो रहा है, पेंडिंग स्टेट में है। ऐसा ऐसा ये स्टार्ट होगा, फिर ये रनिंग फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम कल डिस्कस करेंगे। रिजर्व्ड इंस्टेंस क्या होते हैं, सपोर्ट इंस्टेंस क्या होते हैं, ये इस टॉपिक हम कल के लिए रख लेते हैं, ठीक है। आज काफी हमने पढ़ लिया, मिक्स हो जाएगा। कल के लिए अभी आप सिर्फ इतना करें, आज हमने पढ़ा है ना चीजें, उसको आप सिर्फ रीड करें, बाकी उसको हम कल कर लेंगे। अब मैं आपको इसको एक्सेस करके दिखा देता हूँ कि इसको एक्सेस किस तरह किया जाता है अपने EC2 को। एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले पब्लिक आईपी ओपन करूंगा। इसका मैं पब्लिक आईपी कॉपी कर लिया मैंने, और इसको मैं पर्टिकुलर एक्सेस करता हूँ। पर्टिकुलर एक आपका टूल होता है, सॉफ्टवेयर होता है, आप उसको यूज करते हो किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है भाइयों। तो ये मेरे पास 40 आ गया, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे इसका जो ना पब्लिक आईपी में पेस्ट कर देता हूँ, पब्लिक आईपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आता हूँ, SSH मैंने करना है, तो SSH पे आके ओथ पे आना है। मैंने ओथ पे आके वही मैंने एक प्राइवेट फाइल मैंने डाउनलोड की थी, ठीक है, वो मैं यहाँ पे इसको अपलोड करूंगा। जो मैंने की पर एक डाउनलोड किया था ना प्राइवेट फाइल भी उसको हम कहते हैं, वो मैं यहाँ पे आके अपलोड करूंगा। वो कह रहा है सिलेक्ट प्राइवेट की फाइल, जो मैंने .pem के नाम से डाउनलोड की थी यहाँ पे। तो ये है मेरे पास वेब सर्वर kp.pp की है ये वाली फाइल मेरे पास। इसको मैं ओपन करता हूँ, एक्सेप्ट करते हैं इसको हम। तो लॉग इन एज, ठीक है, लॉग इन एज जो ना, इसको यहाँ पे इसका जो भी यूजर नेम होता है वो नहीं देंगे, EC2 यूजर। एंटर करता हूँ तो देखो मैं अपने सर्वर के अंदर आ गया हूँ। मैंने अपने सर्वर को एक्सेस कर लिया वर्चुअली, अपने घर पे बैठ के आपने सर्वर को एक्सेस कर लिया वर्चुअल मशीन को। कैसे पता चलेगा, ये देखो यहाँ IP की आ रही है 172.31.570, ये IP आ रही है, ठीक है। अब यही IP यहाँ पे चेक करो, ये वाली IP प्राइवेट IP जहाँ मेरा माउस है 172.31.570, इसका मतलब मैं अपने सर्वर के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। उसको मैं एक्सेस कर लिया थ्रू SSH। अब हम सर्वर को अपने को करते हैं डिलीट। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ इंस्टेंस स्टेट के अंदर, इंस्टेंस स्टेट के अंदर जाके मैं इसको करता हूँ टर्मिनेट। टर्मिनेट करने के लिए मैं जो है ना यहाँ पे इसको, वो मुझे कह रहा है, ये देखो EBS backed instance, the default action is for the root vol EBS to be deleted when the instance terminated storage on electronic will lost। वो कह रहा है कि आप जब भी EC2 को टर्मिनेट करेंगे ना, आपका वॉल्यूम भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको तो पता ही नहीं कि हमने टर्मिनेशन प्रोटेक्शन ऑन की हुई है, तो इसलिए जो ना हम इसको टर्मिनेट कर देंगे यहाँ पे। तो ये देखो टर्मिनेट इंस्टेंस क्या कह रही है, disable API termination instance attribute and try again, may not be terminated। अच्छा जी, यहाँ से टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेट क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट। अच्छा मुझे समझ लगी क्या कह रहा है। एक्चुअली जो ना वो जो हमने टर्मिनेशन प्रोटेक्शन लगाई थी ना, वो आई थिंक हमने गलत लगा दी है उसके ऊपर। वो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, इंस्टेंस स्टेट के ऊपर आ जाओ, एक्शन के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे आपको एक नजर आएगा इंस्टेंस सेटिंग, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे देखो ये आ रहा है चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन। मैंने एक्चुअली इसको इनेबल किया हुआ है। इसको इनेबल करने का मकसद क्या होता है कि जैसे ही मैं अपने EC2 को टर्मिनेट करने की कोशिश करूंगा तो टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर मुझे डिसेबल करना पड़ेगा। तो ये देखो इनेबल है, मुझे मैंने इसको डिसेबल कर दिया, यहाँ से सेव कर दिया। तो अब मैं इसको टर्मिनेट कर पाऊंगा इजीली। सर अब मेरे ख्याल से वो नहीं बचेगी स्टोरेज जो हाँ है भी है। हाँ, अब मुझे कंफर्म नहीं है कि हमने उसके ऊपर लगाया था कि नहीं लगाया था वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। तो वो उसको देखना पड़ेगा, आई थिंक हमने जो नहीं लगाया था उसके ऊपर। मैं यहाँ पे जाता हूँ वॉल्यूम्स के ऊपर, यहाँ मुझे वॉल्यूम नजर आ रहा होगा, वॉल्यूम्स पे जाकर मैं देखता हूँ कि मेरा क्या वो वॉल्यूम डिलीट हो चुका है कि वो मेरे पास भी बचा हुआ है। तो जो देखो वॉल्यूम है ना मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये डिलीट नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके ऊपर प्रोटेक्शन लगाई हुई थी, मैं उसको बताया था कि जैसे मैं अपने स्टूडेंट को नहीं हुआ, ठीक है। सर चला गया है मेरे ख्याल हाँ से। चला गया, क्योंकि हमने जो टर्मिनेशन प्रोटेक्शन लगाई थी ना, वो हमने वॉल्यूम के ऊपर नहीं लगाई थी, वो मैंने लगा दी थी गलती से EC2 के ऊपर, इसलिए मुझे वहां पे एरर दे रहा था, ठीक है। तो ये देखो मैंने EC2 को टर्मिनेट किया तो आपका वॉल्यूम भी क्या होगा, टर्मिनेट हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं EC2 को टर्मिनेट करूँ और मेरा वॉल्यूम टर्मिनेट ना हो, मेरा वॉल्यूम पड़ा रहे मेरे पास, क्योंकि वहाँ मेरा डाटा सेव फाइल्स पड़ी हुई है, तो अब वहाँ पे EC2 बनाते हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आता है डिलीट ऑन टर्मिनेशन वाला, डिलीट ऑन, उसको मैंने इनेबल नहीं किया था, उसको इनेबल करना पड़ता है।